टीम इंडिया के तूफान जसप्रीत बुमराह को आईसीसी का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। महिला क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंदाना का भी धमाल, बनी आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। महाकुंभ में धर्म संसद हुई। हैरानी की बात यह कि धर्म संसद में 13 प्रमुख अखाड़ों में से ज्यादातर मौजूद नहीं रहे। खुद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज भी नहीं पहुंचे। इस पर कई सवाल हो रहे हैं कि क्या धर्म संसद के लिए संतों में ही दो फाड़ हैं। इधर धर्म संसद में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है। इन देशों में हिंदू बोर्ड नहीं है तो हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। देवकीनंदन भाषण के दौरान भावुक भी हो गए और बोले, अगर सनातन बोर्ड बना तो हर मंदिर में गौशाला बनेगी, गाय सड़क पर नहीं नजर आएंगी, मंदिर के पैसे से गुरुकुल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो किसी पद की लालसा नहीं रखते, बस सनातन की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में योगी मोदी से वो सनातन बोर्ड वाली दक्षिणा चाहते हैं। इतना ही नहीं, देवकीनंदन ने कहा कि राम मंदिर तो छोटी सी झांकी है, मथुरा का पूरा फंक्शन अभी बाकी है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद के विषय में हमने संदेश सुना था। उस समय हम यूएस में थे और हम 3 रात तक रोते रहे थे सुनने के बाद, और ये सोचते रहे थे कि जब हमारे परमात्मा का भोग ही सेफ नहीं है तो हम हिंदुओं को कौन सेफ करेगा। और भाव ही भाव में हमने कह दिया कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड होना ही चाहिए और धर्म की सेवा धर्माचार्यों के हाथ में होनी चाहिए। पर कई लोगों ने यह समझा कि अध्यक्ष ये कुछ बड़ा पद चाहता होगा इसमें, इसलिए मेहनत कर रहा है, इसलिए भागदौड़ कर रहा है। मैं एक बहुत छोटे से ब्राह्मण परिवार से हूं। मेरा बचपन भोंपड़ी में बीता है। मैं 6 वर्ष की आयु में अपने गांव से, अपने घर से, अपने परिवार से दूर हो गया था, और ये मुझे जानने वाले जानते हैं। और उसके बाद पूज्य जगत गुरु मेरे आचार्य श्री निम्बार्क आचार्य भगवान ने मुझे अपनाया, मुझे निम्बार्क संप्रदाय का तिलक दिया, माला दी, मंत्र दिया, जिससे मैं इस जन्म में अपना उद्धार कर सकूं। और उसके कारण इस गांव से निकले हुए एक ब्राह्मण बच्चे को आज इतना बड़ा प्रभाव, इतनी वस्तु, इतना सुख सुविधा मेरे ठाकुर ने दे दिया जिसकी मेरी कोई औकात नहीं थी, कोई औकात नहीं थी। और ये सब दिया हुआ मेरे ठाकुर जी का है, मेरा नहीं। मैं तो किसी लायक नहीं, मेरे ठाकुर ने सब दिया। पर लोगों ने कहा कि शायद ये अध्यक्ष बनना चाहता है। मैं आज शपथ खा के कहता हूं, मेरे मन में कोई पद की इच्छा नहीं थी। मेरे मन में सिर्फ एक इच्छा थी, कैसे भी मेरे सनातन की परंपरा सुरक्षित होनी चाहिए। पर इट्स ओके। आज मेरे संप्रदाय के मेरे भगवान मेरे सामने विराजमान है। मैंने इस पत्र में स्पष्ट लिखा है, सनातन बोर्ड की छोड़िए, मुझे कहीं भी किसी भी जगह पर कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। मैं इस पत्र पर सिग्नेचर कर चुका हूं और पूज्य आचार्य जगत गुरु भगवान, क्योंकि हमारे संप्रदाय के वैसे तो त्रिवेणी संगम में भगवान विराजमान है, अनेक मेरा सौभाग्य है। और पूज्य जगत गुरु श्री विद्या भास्कर जी, अनेक अनेक जगत गुरु हैं मेरे लाख निवेदन पे, तो दोनों ही मेरे लिए तो युगल सरकार हो गए। अब आप तो मैं युगल सरकार के हाथ में ये इस्तीफा सौंपता हूं। इस्तीफा मतलब
ये लिखित में सौंपता हूं कि मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। तो उसी बोर्ड के अंदर ऐसी संकल्प शक्ति हो जाएगी कि वह आदेश देगा दिल्ली के मंत्रालय को कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मुहूर्त आ गया है। जो वर्शिप एक्ट 1991, ये जो विधेयक है, ये जो एक्ट है जिस पर बहस नहीं हुई, जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई, और जाते जाते ही मनमोहन सिंह ने पारित कर दिया था अपनी सरकार में, ये संविधान जो डाल दिया बिना बहस हुए, बिना गवेषणा हुए, बिना सुप्रीम कोर्ट में गए, बिना उसकी मुहर लगे, कुछ भी नहीं हुआ, कोई चर्चा तक नहीं हुई, और इतना बड़ा अधिकार दे दिया गया कि जैसे 1947 में थे वैसे ही सब कब्जा बना रहेगा। जितनी मस्जिदें मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। इस तरह का जो विधेयक पारित किया गया, हम ये कहेंगे, यहाँ के उपस्थित सभी लोगों के माध्यम से निवेदन करेंगे कि सनातन बोर्ड में तो हम ये मांग रख ही रहे हैं, अलग से भी कह रहे हैं मोदी जी से कि आप ही बहुमत के बल पर इसको ध्वस्त कर दीजिए, लोकसभा में समाप्त कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है इस तरह के वर्शिप एक्ट की, जो हमारे मंदिरों को तोड़कर बनाए गए, मस्जिदों को हटा करके दोबारा हमारे मंदिरों को सुप्रतिष्ठापित न करने दें। मथुरा, संभल, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, बशर्ते कि सनातन बोर्ड गठित हो, समझे? और चलिए अब धर्म संसद पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हिंदू धर्म गुरु स्वामी उपमन्यु जी हमारे साथ है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और इसी के साथ शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। हाजी नाजिम खान जी भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। नाजिम खान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। आज देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म संसद आयोजित की और ऐसे में तमाम साधु संतों को न्योता दिया गया कि आप आइए, धर्म संसद में चर्चा की जाएगी। तमाम लोगों को न्योता दिया गया, नेताओं को न्योता दिया गया। भीड़ काफी नजर आई, लेकिन वो चेहरे मंच पर नजर नहीं आए जिनकी उम्मीद जताई जा रही थी। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या अभी से साधु संत दो फाड़ में बट गए हैं, और आखिरकार क्यों नहीं ये तमाम दिग्गज चेहरे यहां पर पहुंचे न्योते के बाद भी। ऐसे में हम सबसे पहले रुक करना चाहेंगे स्वामी उपमन्यु जी, आपका क्या लगता है आपको कि आज धर्म संसद हुई और सनातन बोर्ड के गठन को लेकर लगातार चर्चा जारी है, लेकिन यहाँ पर तमाम दिग्गज चेहरे जो हैं वो नजर नहीं आए जिनको यहाँ आज मंच पर होना चाहिए था। आखिर इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, देवकीनंदन जी ने जो किया, धर्म संसद बुलाई, ये कोई जरूरी नहीं है कि सबकी सहमत से बुलाई हो। इन्होंने अपनी बनाई, और जबकि धर्म संसद बुलाने का वो, अगर 13 अखाड़े हैं, हमारे 13 अखाड़े हैं, उन सबकी सम्मति बनी होती और तब बुलाया होता और नहीं आते, तब तो नकारात्मक लगता कि ये जो है ये नहीं आए उन्होंने अपना वो। और फिर दूसरी बात, हमारी सनातन संस्कृति है ही ऐसी कि सब कोई अपने अपने ढंग से जीना पसंद करता है, अपने अपने ढंग से रहना पसंद करता है, अपने अपने ढंग से भगवान को पूजना पसंद करता है। इतनी साफ है हमारी सनातन संस्कृति कि कोई कैसे भी कैसे, तो इसमें ना हम उनको ये कहते हैं कि उनकी असफलता है, सफल वो भी हैं। नहीं आए लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कल दूसरे लोग बुलाएंगे, हो सकता है देवकीनंदन जी नहीं आए, फिर तो कहीं ईगो की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पिंकी जी, बिल्कुल ईगो की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। इसमें होना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, फिर ऐसे सनातन बोर्ड का गठन कैसे होगा? क्योंकि मांग तो ये सभी धर्म गुरुओं की है। सनातन बोर्ड का गठन होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आप मानते नहीं होना चाहिए? हाँ, देखिए कैसे, आप भी बुद्धिजीवी हैं,
हम आपको बताएंगे, आप भी मानेंगे। एक बोर्ड जिसको हम नकारते हैं कि यह बोर्ड गलत बना, ठीक, हम दूसरे को उंगली उठा रहे हैं कि यह बोर्ड गलत बना, इसलिए हम भी एक गलत बोर्ड बनाए। जो चीज गलत बनी, अभी कल को बुद्ध लोग कहने लगे कि बुद्ध का जो है बुद्ध बोर्ड बनना चाहिए, सिख बोर्ड बनना चाहिए। नहीं, जो कमियां हो गई हैं उसको खत्म करना चाहिए। मैं तो सीधी बात कहता हूं कि ना जो है वक्फ बोर्ड रहना चाहिए, ना वो होना चाहिए। नियम ऐसा होना चाहिए कि जो जैसे यूसीसी में अभी बात हुई कि सबको एक तरह, सबको मिल के रहना चाहिए, सब अपने अपने ढंग से, अपने अपने धर्म के हिसाब से रहें, जिए, खाएं, पिएं और मित्रता से रहें और कंधे से कंधा मिला के चलें। यह भारत की संस्कृति है। हम एक को तो उंगली उठा रहे हैं कि यह बोर्ड गलत है। जरूरत क्या है? जरूरत है 30A का खत्म होना। 30A जो बना हुआ है संविधान 30A, ये बहुत गलत संविधान है। उसको करने के लिए ये सनातन की कई बार बात हुई है और करीब करीब हम सब चैनलों में बैठते हैं, सब में यही शब्द कहे जो आज मैं कह रहा हूं कि हमको जो है सनातन बोर्ड नहीं चाहिए। हमको तो, हमारा तो पूरा सनातन संस्कृति है, हम तो विश्व को मानते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं विश्व का। इस टाइम फ्रांस में सनातन संस्कृति बढ़ रही है, इस टाइम जर्मन में सनातन संस्कृति बढ़ रही है, हर जगह सनातन संस्कृति बढ़ रही है। और आप हम उसको सीमित कर लें, हम बोर्ड बना लें, ये नहीं। हमें जो गलत हो गया है उसको खत्म करना है। हमें कोई बोर्ड नहीं चाहिए, ना वक्फ बोर्ड चाहिए, ना सनातन बोर्ड चाहिए। हमें मिल के रहना है और ढंग से रहना है, कायदे से रहना है। सनातन संस्कृति ही का बोर्ड बना देंगे। कल को हम कहते हैं, हम आपसे कह रहे हैं, कल को बुद्ध, जितने बुद्धिस्ट हैं सब कह देंगे हमको भी चाहिए। और भारतवर्ष में, पूरे विश्व में इतनी संस्कृतियां नहीं है जितनी अकेले भारतवर्ष में। यहूदी तो भारतवर्ष में, कभी एक छोटा सा पंथ है कबीर, उसके आपको लाखों मिलने वाले अनुयायी मिल जाएंगे। जैन हमारे यहाँ, बाहर विदेशी जितने फारसी हमारे यहाँ, पर्शियन हमारे यहाँ, जो सारे लोग हैं। स्वामी जी बिल्कुल ठीक है, स्वामी जी बिल्कुल इसको इस तरफ भी देखा जा सकता है, इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जो सनातन धर्म है वो अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है, जिसके अंदर सब कुछ समाहित है, जिसके अंदर सब कुछ समाहित है। और ऐसे में इतने बड़े सनातन धर्म को कैसे छोटे-छोटे बोर्ड में शामिल किया जा सकता है? का समर्थन करता हूं, उसको सीमित मत करो, उसका विस्तारीकरण करो। और विश्व में मैं अभी भी कह रहा हूं कि आगे बढ़ रहा है आदमी, एक एक बढ़ रहा है। विश्व गुरु बनना है तो ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, छोटे छोटे इनमें नहीं ध्यान देना चाहिए कि हमारा अखाड़ा बड़ा है और हमारा अखाड़ा छोटा है और ये अखाड़े में हम नहीं जाएंगे। आप सब में जाइए, सीखिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। मेरी उम्र 70 साल की हो गई है और मैं कह रहा हूं, मेरे गुरु कह रहे थे मरते टाइम तक सीखते रहना। ठीक है स्वामी जी, आएंगे आपके पास। शोएब जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। आपका क्या कुछ मानना है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? साथ ही आज जो मंच पर आपने देखा, जिस तरीके से आपने भी जाहिर सी बातें सुनाई ही होगा, और ऐसे में जिस तरीके से धर्म संसद लग रही है, उस पर आपके क्या कुछ विचार हैं ये बताइएगा। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर वक्फ बोर्ड की भी बात कीजिएगा, क्योंकि जब आप बोलेंगे सनातन बोर्ड के लिए तो वक्फ बोर्ड को भी ध्यान में रखिएगा। देखिए पिंकी जी, ऐसा है, जो धर्म संसद का जो एक बड़ा प्रोग्राम था, जो मीटिंग थी, जो नशिश थी, जो चल रही थी, उसमें उनके कई अपने ही लोग नहीं आए। लेकिन मैं निगेटिव बात नहीं करूंगा। होता क्या है, देखिए कोई मजबूरी भी हो सकती है कि तेरे दर पे हाजिर अगर हम नहीं थे, मोहब्बत के जज्बे मगर कर नहीं थे, होता किसी वजह से ना आ पाए हों। आप देखिए सनातन का मामला है, कभी किसी मुसलमान ने सनातन के खिलाफ बोला हो तो बोलिए, कभी ऐसा नहीं होता। अक्सर आप देखिए होता क्या है, यहाँ पे इंटेंशन वाली बात आती है कि अगर आप वक्फ बोर्ड को लेके वाली बात रखेंगे तो एक बात निकल के आती है। आप देखिए सनातन बोर्ड की जहां तक बात है वो सर्वोपरि है और मेरे भी सर आंखों पे है, क्योंकि मैंने कभी किसी आस्था को कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया है कि अगर किसी के मजहब को बुरा कहोगे और पलट के अगर उसने तुम्हारे मजहब को बुरा कह दिया तो गुनहगार हो जाओगे। आप देखिए जो संसद की जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसमें देखिए एक बारीकी चीज पिंकी जी ये है, क्योंकि होता क्या है कि अगर मुझे कोई बड़े फैसले करना है, मेरे वालिदैन हयात हैं, तो वालिदैन की नजरों में बात आनी चाहिए। मैंने भी आपके पिछले हफ्ते भी न्यूज चैनल पे ही ये बात कही थी कि इसमें मुल्क के वजीर आजम हो या रियासत के वजीर आला हो,
अभी इन दोनों ने अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं कही, तो मैं समझता हूँ जितने महंत हैं, बड़े बड़े महंत हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ, बुजुर्गों को भी करता हूँ, उनको कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए। मगर मैं देख रहा हूँ कॉन्फ्रेंस नहीं लिया गया, और एक अखाड़े में आप देखिए, चाहे प्रयागराज हो जो पहले इलाहाबाद नाम था, शोएब वहां जी, भी कोई तमाम जी, धर्म गुरुओं जी। को न्योता दिया गया, महामंडलेश्वर को, तमाम अखाड़ों को जो है न्योता दिया गया था, वो लोग यहाँ पर शामिल हुए। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से भी कुंभ में दक्षिणा स्वरूप सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। देखिए बिल्कुल सही कह रही हैं, देखिए उनका हक है, उनको मांगना चाहिए। लेकिन देखिए होता क्या है कि मुल्क जो होता है वो संविधान से चलता है। संविधान के बाद दूसरी चीज पिंकी जी आती है, अध्यादेश और शासनादेश। आप शासनादेश तो ला सकते हैं जिसपे लोगों को चलना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, लेकिन जो अध्यादेश होता है, जो मेरी हुक्मरानी होती है, उससे मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमतें भी पीछे हटती हैं। सनातन बोर्ड बिल्कुल बनना चाहिए, इस पे किसी वक्त वो अख्तियार नहीं किसी के खिलाफ बात करे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो हमारे सनातन धर्म के जो बड़े बड़े गुरु हैं, कई लोगों से मैं अयोध्या में मिला भी, जब बाबरी मस्जिद के मामले में सिलसिले में डिबेट देने गया था अयोध्या। लेकिन आप देखिए यहाँ पर लोग एक नहीं हो पाए। होता क्या नहीं कि हम नहीं मुत्तहिद और हुक्मरान भी है खिलाफ, वरना कुछ भी दम न चल लश्कर बातिल के पास, तो पहले हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। आप देखिए डिबेट घूम फिर के एक मुस्लिम समुदाय पाई जाती है कि मुस्लिम समुदाय नहीं चाहता सनातन बोर्ड बने, ऐसा नहीं है। एक मुसलमान बताइए हिंदुस्तान में, मैं चैलेंज के साथ पिंकी जी आप पे नेशनल चैनल कह रहा हूं, कि किसी ने सनातन बोर्ड की मुखालफत की हो, किसी ने की। बनना चाहिए, लेकिन इंटेंशन ये होना चाहिए कि जैसे वक्फ बोर्ड की बात चल रही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड कैसे खत्म हो जाएगा बताइए? हमारे जो बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने जो जमीन दी थी वो मेरी अपनी थी। वक्फ बोर्ड, आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कैसे खत्म हो जाएगा, लेकिन बदलाव से तो सहमति रखते होंगे आपके, बदलाव तो होना ही चाहिए। हाँ तो देखिए देखिए वक्फ बोर्ड होता क्या जैसे है, बना है वैसे ही खत्म हो एक जाएगा। सेकंड देखिए, अरे गुरुजी जिस ढंग से बना है तब नहीं बना था। अरे हजरत ने सुन लिए, देखिए अच्छा आप ये बताइए, आपने अभी यहाँ पे 1947 में वक्फ बोर्ड नहीं बना था, शोएब जी आपने यहाँ पे एक संविधान और बना, बात वक्फ कही। बोर्ड नहीं बना, वक्फ बोर्ड बना बाद में। हाँ बिल्कुल शोएब जी, आपने एक बात और कही अगर कि यहाँ संविधान पर में बना होता सनातन बोर्ड हम के आपकी लिए, बात मानते। हाँ सनातन बोर्ड के लिए बड़ों को पूछा नहीं गया, उनसे बातचीत नहीं की गई, उन्हें पहले समर्थन में नहीं लिया गया और सीधा यहाँ पर न्योता दे दिया गया। आपने ये कहा वक्फ बोर्ड जब बना था उस वक्त किससे पूछा गया था, और जरा विस्तार से बताइएगा एक बार, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे, जनता भी जानना चाहेगी कि उस वक्त किससे पूछा गया था, किनको अपने समर्थन में लिया गया था, उसके बाद वक्फ बोर्ड बना था, तो उसको लेकर भी फिर बात कर लेते हैं। देखिए पिंकी जी आपने बिल्कुल सही बात कही। हमेशा देखिए होता क्या है कि पीछे पलट के अगर देखेंगे तो आगे के रास्ते हमवार नहीं हो पाएंगे। जो आने वाले कल के मसाइल, मैंने आपको पहले ही कहा था शोएब जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि सनातन बोर्ड पे बोलेंगे, स्वामी जी मैंने शोएब जी पहले ही कहा था कि सनातन बोर्ड को लेकर आप जो भी बयान देंगे जहन में जरूर वक्फ बोर्ड को रखेगा, मैंने पहले ही ये कहा था। चलिए नाजिम खान जी, नाजिम खान जी पीछे की गलतियों से आगे ठीक करते हैं। पिंकी जी बात मुकम्मल हो जाए, देखिए पिंकी जी देखिए मुकम्मल हो जाए बात, देखिए फौरन आप लोग बात एंकर जब ठीक है, आप पूरी कीजिए अपनी बात। मैंने आपसे हमेशा कहा सनातन बोर्ड का कोई मुसलमान मुखालफत कर रहा, बताइए वहां पे इतनी बड़ी मीटिंग थी, वहां के लोग नहीं आए, उनको बिल्कुल आना चाहिए था। मैंने शेर से बात भी कर दी कि निगेटिव बात मैं पॉजिटिव कर रहा हूं। मैंने ये भी कहा कि हमें इत्तेहाद होना चाहिए, जब ये मुट्ठी बंद होगी तो मुक्का हो जाएगी, खोल दिएगा तो बिखर जाएगा, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई खाक की। मैं देखिए शराबी बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन थी बाप दादाओं ने दी थी, वो इसकी दी थी जो गरीब गुरबा है उनके ऊपर खर्च किया जाए, आने वाले वक्तों में कॉलेज बन जाए, किराए में मकान चले, इंस्टीट्यूट बड़े बड़े बन जाए, तो वो मलकियत जो है वो मेरी अपनी थी, किसी और की नहीं थी। कब दी थी? ये बाद में बनाई गई है वोट के चक्कर में। अरे सर मैं अभी सुनो, देखिए बात छिड़ी, देखिए बात निकली है तो दूर तक बताइए ना कि संविधान में थी क्या ये? संविधान में नहीं थी, गहराई से सोचिए। देखिए हम में आप में कोई अंतर नहीं है, वो बहुत समझदार हैं, वो मुल्क आगे बिल्कुल। आप बताइए, मैं समझना चाहता हूँ, आपकी बात समझना चाहता हूँ, विद रिक्वेस्ट समझना चाहता हूँ, 4 दिन पहले हुई उसमें वैसी प्यार से समझना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड पहले नहीं था, उनको भी बुलाया, क्योंकि उसमें देखिए उसमें वो थे, और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने सबसे अच्छी बात ये करी कि उन्होंने हर धर्म को बुलाया, शिया वक्फ बोर्ड के उनको बुलाया, सुन्नी को भी बुलाया, और तमाम वकला मौजूद थे। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का यह कहना है कि उसमें अमेंडमेंट हो जाए, और अमेंडमेंट वो फौरन डिक्लेयर नहीं कर देंगे हिटलर की तरह, जो तो मनमाना कर दिया आगे। जो उन्होंने कहा कि बात रखी जाएगी,
अगर आपको लगती है तो उस पर आगे काम होगा, वरना कुछ और देखा जाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर आप ठीक है शोएब जी, ठीक है शोएब जी, ठीक है, आप जब शोएब जी ठीक है, चलिए नाजिम खान जी आपसे जानना चाहूंगी मैं आपको, आप इसको किस दिशा में देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है नाजिम खान जी आपसे कि यहाँ पर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी सनातन बोर्ड का समर्थन किया है। क्या ये समर्थन इसलिए तो नहीं किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड पर कोई बात ना आए और इसी के जरिए हम अपने वक्फ बोर्ड को भी सुरक्षित रख लें? क्या इसलिए तो समर्थन नहीं किया जा रहा है? नहीं पिंकी जी, देखिए ये मेरा मुल्क जो संविधान से चलता है और देखिए इसमें अभिवक्ता की सबको आज़ादी है अपनी बात रखने की। देखिए मौलाना रिजवी साहब ने जो अपनी बात रखी, देखिए वो हमारे उलेमाए दीन हैं, मुफ्ती हैं, देखिए उन्होंने इस तरीके की बात करी तो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखते हुए। और देखिए सनातन बोर्ड की जब बात आती है, हम मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, हम तो कहते हैं अपने हिंदू भाइयों से आप बना लीजिए सनातन बोर्ड। लेकिन ये आप जब बार बार वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, देखिए अभी आपने शोएब भाई से कहा था कि वक्फ बोर्ड को जहन में रख के बात करना, देखिए हाजी नाजिम वक्फ बोर्ड को जहन में रख के बात कर रहा है। तो देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बात आ जाती है और कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन पे कितने हॉस्पिटल हैं, कितने स्कूल हैं, इस तरीके के तर्क भी दिए जाते हैं। तो पिंकी जी एक बात मैं आपके नेशनल चैनल टेलीविजन पे पूछना चाहता हूं कि हमारे जो है आश्रम के पास कितनी जमीन है, मठ के पास कितनी जमीन है भाई, और वो जमीन उनके पास है तो उन्होंने कितने हॉस्पिटल खोल रखे हैं उसके अंदर, कितने उन्होंने स्कूल खोल रखे ताकि बच्चों को वहां अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो। लेकिन यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की जमीन पे नजर आकर रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि नाजिम खान जी, आपने वक्फ बोर्ड की जमीन पर अगर बात करी ली है तो पूछना चाहेंगे हम कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर ऐसी कितनी जमीन है जिसके ऊपर फ्री में शिक्षा या फिर भंडारे किए जाते हो, फ्री में खाना दिया जाता हो, या फिर आश्रय रहने के लिए बनाए जाते हो बेसहारों के लिए? ऐसे कितनी जमीन है वक्फ बोर्ड के पास जो इन कामों के लिए इस्तेमाल में आती हो और सबके लिए हो? हाँ सुन लीजिए, क्योंकि शायद आपको ये तो बहुत बेहतरीन तरीके से पता होगा और देश के लिए हो। हाँ सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि सबके लिए होनी चाहिए। देखिए मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि अपने चाहे गैर मजहबी लोग हैं उनको भी अपने गले से लगाओ। देखिए हाजी नाजिम स्वामी जी आपको अपने गले लगाता है सबसे पहले कि आप मेरे भारतीय भाई हो, है ना। और देखिए भारतीय भाई होने के नाते मैंने आपको अपने गले लगाया, ये मेरे भारत की खूबसूरती है, यही गंगा जमनी तहजीब है। और रही यहाँ पर कि अब जिस तरीके से कहा गया कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कितने हॉस्पिटल थे, तो मैं ये कहता हूं कि देखिए वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वो हमारे बाप दादाओं की है, जो एक वक्फ करी गई थी कि खानकाह के लिए। सुन तो लीजिए, मैं बात ही तो बता रहा हूं, ये मस्जिदों के लिए बाप दादाओं की जमीन है, तो ये बाप दादाओं की जमीन दिन पर दिन बढ़ती कैसे चली? बढ़ गई, ये बिल्कुल सही कैसे हुआ? अगर बाप दादाओं की जमीन है, अब आप एक बात मानिए, नहीं सुनिए, आप एक बात मानिए, अब आप मेरी एक बात मानिए, मेरे दादाजी मेरे नाम पर कोई जमीन छोड़ के गए, वो ऐसे के ऐसे जमीन है, जब तक मैंने मेहनत नहीं की, मैंने कमाया नहीं, जब तक मैंने टैक्स नहीं भरा, मैं उस जमीन को नहीं बढ़ा पाऊंगी, नहीं खरीद पाऊंगी। तो यहाँ पर अपने आप ये वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे बढ़ती चली गई? जब अगर आपके बाप दादाओं की वो जमीन है तो अपने आप कैसे बढ़ती चली गई? हाँ पिंकी जी, देखिए आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए वक्फ बोर्ड किसके अधीन आता है, कौन देख रेख करता है? देखिए ये एक राज्य में भी होता है, केंद्र के अधीन भी होता है, तो इनकी नियुक्ति जो चेयरमैन की होती है राज्य या केंद्र के द्वारा होती है। और दूसरी बात, अभी आपने कहा कि जमीनें कहां से बढ़ गई, अरे उसी जमीन के लिए वहीं के उस राज्य सरकार के अधिकारी जाते, सुन तो लीजिए, अधिकारी जाते जाके वहां सर्वे करते हैं, बताते हैं कि हाँ ये जमीन इनकी है। तो भाई हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा, क्योंकि वही बताते कि आपकी जमीन यहाँ पे है। नहीं, और अरे सुन लीजिए, अभी सुन ऐसे ही होता है, गलत बात बता रहे हैं, कभी नहीं होता, वो तो अपने आप चले जाते हैं, ये हमारी जमीन है, हमें कोई सबूत नहीं देना। स्वामी जी आज तक वक्फ बोर्ड कभी, सुन लीजिए स्वामी जी, वक्फ बोर्ड कभी आपके आश्रम पे तो नहीं गया कि हाँ जी स्वामी जी देखिए आपकी जो जमीन है हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन है। यहाँ पे नजीम खान जी, शहाबुद्दीन रजवी ने अभी कहा है, नजीम खान जी मंदिर में गया है आश्रम में कि ये मंदिर हमारा है, ये कैसे नहीं गया? हाँ सुन तो लीजिए, 20 बार गया है। स्वामी जी एक जवाब मुझे देने दीजिए। यहाँ पर शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि महाकुंभ जो हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है। अब ये बताइए ये किसके बाप दादाओं ने जमीन यहाँ पर रखी है? आप ये बताइए, आपने कहा ना कि हमारे बाप दादाओं की जमीन है, वो जमीन कहाँ से आ गई? महाकुंभ का आयोजन हुआ तो उसको भी अपना बना लिया।
हाँ पिंकी जी, अभी आपने मौलाना साहबुद्दीन रिजवी साहब के बारे में बात कहा। उन्होंने दावा किया था कि ये जो कुंभ का मेला हो रहा है ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर यही तो दिक्कत है कि हर जगह पे दावा कर देते हैं। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, उन्होंने सरताज का भी नाम लिया था पिंकी जी उन्होंने सरताज का भी नाम लिया था। उसने कहा कि सरताज ने ऐसा कहा, उसके पास एविडेंस थे। उन्होंने कहा लेकिन किसी भी हिंदू भाई या साधु संतों को वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस तो नहीं आया, ये तो नहीं कहा गया कि आप कुंभ के मेले में मत जाइए, हमारी अपनी जमीन है। क्योंकि सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए, अरे आप सुनना ही नहीं चाहते। कुंभ के मेले में किसी भी साधु संतों का बहिष्कार करने की बात नहीं करेगी, बल्कि ये कहा गया, यही कहा गया कि विवाद क्यों हुआ, भारत साल में आता, विवाद क्यों हुआ। अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। मुसलमानों का नाजिम खान जी पूरी बात हुई है, और ये भी कहा कि कोई भी मुसलमान इस कुंभ के मेले में नहीं आएगा। नाजिम खान जी एक बात अब मेरी सुनिए। मैं 15 दिनों तक महाकुंभ में थी और वहां पर तमाम साधु संतों से यही बात की थी। तमाम साधु संतों ने एक ही बात बोली थी और ये कहा था कि हमारे भाई हैं मुस्लिम भी, वो आए महाकुंभ में, हमें आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है तो सिर्फ किस चीज से कि यहाँ पर हमारा जो ये पर्व है इसको अपवित्र ना कर दे। थूक जिहाद से हमें आपत्ति है, पेशाब जिहाद से हमें आपत्ति है, ये आपत्ति उन्होंने जताई थी। और इसके अलावा उन्होंने साफ कहा था कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, सब यहाँ आए, सब यहाँ पर आकर स्नान करें। क्योंकि जब मैं वहां मौजूद थी तो वहां पर थे मुस्लिम लोग भी जिनसे खुद मैंने मुलाकात की थी। ये आपका मानना है, ये आपका मानना है कि हमें रोक दिया गया इसलिए हम बिल्कुल भी वहां पे प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हाँ, पिंकी जी आप सुन लीजिए, देखिए जिस तरीके से ये आपने बात कही है, देखिए मैं उन साधु संतों का बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि वो मेरे भारतीय हैं। हाजी नाजिम सनातन धर्म के बड़ी रेस्पेक्ट करता है क्योंकि मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि जो भी मजहब है उसकी आप उसका सम्मान कीजिए। हाजी नाजिम मजहब इस्लाम मानने वाला है, इसलिए सभी जितने भी धर्म है सबका सम्मान करता है। और रही बात ये कि जिस तरीके से ये कहा कि वहां थूक जिहाद या मूत्र जिहाद की बात होती है, देखिए बिल्कुल सरासर झूठ तरीके का एक प्रोपगंडा फैलाया गया। अरे प्रोपगंडा फैलाया गया, अब सुन लीजिए, रंगे हाथ पकड़े गए हैं। उपमन्यु जी एक बात और मैं देखिए, रंगे हाथ पकड़े गए हैं, जेल में हैं। पिंकी जी हाजी नाजिम एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके नेशनल टेलीविजन पे कह रहा है कि जब मेरे अपने रमजान का समय आएगा, हाजी नाजिम अपने मुसलमान भाइयों से अपील करता है कि देखिए रमजान में जितने भी मेरे अपने मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाइयों से सामान जरूर खरीदना, क्योंकि अगर आप हिंदू भाइयों से सामान खरीदोगे तो उनके रोजी रोजगार चलेंगे, उनके बच्चों को। नाजिम खान जी रोजे में कभी मैंने तो अपील करी अपने मजहब इस्लाम को नाजिम खान जी, मैं भी अपील कर रहा हूं। हिंदू भाई नाजिम खान जी, लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनको आईना दिखाना, क्योंकि ये मेरा मुल्क खूबसूरत है और मेरा मुल्क संविधान से चलता है, यही मेरे गंगा जमनी तहजीब है। नाजिम जी, हम लोगों की संस्कृति ऐसी है कि कोई बाहरी मेहमान आएगा तो उसको गिलास धो के मांज के पवित्र करके। अच्छा नाजिम खान जी, अब एक बात मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी, संस्कृति नहीं है ऐसी स्वामी जी, किसी को गलत करें। स्वामी जी, नाजिम खान जी, अब आप एक से मैं बात पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि हमारे रोजे होते हैं तो मैं कहूंगा तमाम हिंदुओं से जो है फल खरीदे ताकि उनका घर चल पाए, ठीक है, आपने ये कहा। क्या कभी आपने आज तक ऐसी कोई खबर, ऐसा कोई मामला देखा है कि जब रोजे होते हैं तो इफ्तारी होती है ना, उसके बाद जब खाना खिलाया जाता है, सब बैठकर खाना खाते हैं, तो क्या उसमें कभी आपने देखा कि किसी हिंदू ने जाके खाने में थूक डाल दिया हो या पेशाब कर दिया हो या उसको अपवित्र कर दिया हो या फिर कोई खलल डाला हो आपके रोजे में? कभी ऐसा मामला आपने देखा? हमारी संस्कृति नहीं है। अगर देखा है तो बताइए। पिंकी जी, अब देखिए मैं आपके इस सवाल का जवाब बड़ी खूबसूरती से देता हूं। देखिए जो लोग थूक जिहाद या मूत्र जिहाद की बात करते हैं और जो इस तरीके की हरकत करते हैं, देखिए वो मानसिक रोगी है। हाँ, ना तो आप ये कह सकते ना हैं, तो उसका आप कोई इसको धर्म होता है, ना प्रोपोगेंडा कोई नहीं कह मजहब सकते होता हैं। है। लेकिन उससे डर से हो तो गया आप ना इसको प्रोपोगेंडा नहीं कह सकते, आप ये कहिए कि हाँ कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसे गलत तरीके से अपवित्र करते हैं किसी दूसरे के पर्व को, उन पे रोक लगनी चाहिए। आप ये कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि प्रोपोगेंडा चलाया गया है, वहां पर किसी को भी आने पर रोक नहीं है। पिंकी जी, आप मेरा सवाल, आपने सवाल करा, ठीक मेरा है, जवाब पूरा आएंगे हो आपके पास। नाजिम जी आएंगे आपके दीजिए। पास। फिलहाल एक प्रतिक्रिया है हमारे सामने, हेमा मालिनी धर्म संसद में पहुंची, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा शुरू रखेंगे। जहां तक सनातन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, सनातन वो है जो नित्य है, जो काल की सीमा से परे है। आप मानते हैं? और
सनातन ब्रह्म सृष्टि है, सनातन देव दृष्टि है, सनातन आत्मा है, सनातन परमात्मा है, सनातन एकमात्र सार है, सनातन संपूर्ण संसार है, सनातन सत्य है, सनातन नित्य है, सनातन दिव्य है, सनातन भव्य है, सनातन ज्ञान है, सनातन विज्ञान है, सनातन ही भावना है, सनातन ही संभावना है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने क्या कुछ कहा। केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड के तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन भी करना चाहिए, जरा सुनिएगा। महाकुंभ मेले से साधु संतों ने सनातन बोर्ड के गठन की आवाज बुलंद की है। दरअसल सबसे पहले मथुरा के देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड के बनाने के लिए ऐलान किया था और उन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया था कि इसका गठन किया जाए। मैं सनातन बोर्ड के गठन का समर्थन करता हूं और भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मुतालबा करता हूं कि सनातन बोर्ड का गठन जल्द से जल्द किया जाए, ताकि जो गरीब, कमज़ोर, लाचार हिंदू आबादियां हैं वो लोग खुद कफील हो सकें और अपने पैरों पे खड़े हों, वो आर्थिक, सामाजिक और शिक्षक के एतबार से मजबूत हों। और चलिए अब मैं रुक करना चाहूंगी हमारे मेहमान शोएब जी का। शोएब जी, काफी देर से आप सुन रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे हैं और ऐसे में रजवी जी की भी बाइट आपने सुनी और प्रतिक्रिया उनके आपने सुनी, क्या कुछ कहेंगे? ये ऐसा है, शहाबुद्दीन साहब के जो बयान आज आप सुन रही हैं, काश इन्होंने बयान ये 1 महीना पहले दिया होता तो मैं समझता हूँ 10-15 डिबेट ना होती और उसमें कई डिबेटों पे तो मुझे इनसे बहस भी करना पड़ी। शहाबुद्दीन साहब का पहला बयान यह आया था कि जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है वो वक्त की जमीन पे था। उन्होंने कई डिबेटें दी, बहुत उन्होंने सोचा छोड़ दिया, खामोशी से बैठ गया सबसे शोहरत पाने के लिए और कई डिबेटें उन्होंने करी। और उसके बाद जब उनको लगा कि नहीं मामला थोड़ा सा वैसा है तो उन्होंने फौरन पलटी मार दी। तो हमारा कहने का मतलब है जो आदमी वक्त वक्त पे करे तो ये मिसले रेत होते हैं, इससे रेत होती है पिंकी जी। एक उर्दू में जुमला है मिसले रेत, कि लोगों ने कहा जब मीठे लोगों से बचे रहो वैसे मिसले रेत लोगों से बचे रहो। जो रेत होती है दिन में बहुत गर्म होती है, वही रेत रात में ठंडी रहती है। तो कहा कि ऐसी जगह पे मत रहो वरना बीमार हो जाओगे। तो शहाबुद्दीन साहब खुद ही मानसिक रोग के मरीज हैं, मेरे साथ कई डिबेटरों के चैनल पर। बहरहाल आप देखिए सनातन बोर्ड की जहां तक बात है, सनातन बिल्कुल बनना चाहिए। अब अभी आपने एक बात करी, जैसे लोगों ने कहा कि लोग थूक देते हैं, अब तक आपको एविडेंस नहीं मिले किसने थूक दिया। अगर एक आध मिले भी है, आप ये बताए पिंकी जी, शोएब सिद्दीकी ने खाने में थूक मिला के चंदन वर्मा को खिला दिया, तो क्या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मार देंगे आप? ये थूक मिला कहते हो? ये नहीं है, ये बहाना एक होता है। या शोएब सिद्दीकी ने नहीं, शोएब जी, शोएब जी आपने एक बात सुनी होगी, तिल का ताड़ सुना होगा आपने, ये कि एक बात जब किसी के मुख से निकलती है तो वो इतनी सी निकलती है और उसके बाद धीरे धीरे करके वो बात बढ़ते बढ़ते फैलती चली जाती है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हुआ है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर बार बार तमाम जो गुरु हैं उन्होंने ये कहा है, जो साधु संत उन्होंने ये कहा है कि हमारे मुस्लिम भाई आए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, बस हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे इस पवित्र पर्व को अपवित्र ना करें। क्योंकि जब रोजे होते हैं तो आप लोग भी काफी बखूबी ध्यान रखते हैं अपने रोजे में कि कहीं से भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई रोजा हमारा टूट ना जाए। मानते हैं ना इस बात को? तो अपने पर्व का वो भी तो ध्यान रखेंगे ना। लेकिन देखिए जिस तरह आपने दोनों लोग को पूरी बात मुकम्मल कर ली तो हमारी भी सुन लिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल के बाद शेयर नहीं होता है, 4 मिसरों का होता है और आप 3 नहीं, बिल्कुल आप अपनी बात पूरी कीजिए, पहले भी समय आपको दिया था। मैंने हमेशा कहा कि इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब पूरी दुनिया में मानी जाती है और कई मुल्क इसको फॉलो भी कर रहे हैं। जो ट्रम्प राष्ट्रपति बने अमेरिका के वो भी उसको फॉलो कर रहे हैं। अब की वो थोड़ा राइट हैंड चल रहे हैं, जो उन्होंने गलतियां पहली बार कर दी थी, इस बार वो गलतियां नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम है आखिरी टर्म है, अगर अच्छा बना के जाएंगे तो लोग याद करेंगे वरना निकाल के फेंक देंगे। बहरहाल आप देखिए, मेरा हिंदू भाई जो हिंदुस्तान का है मजारों पर 70% जाता है और अकीदे से जाता है, नहा धो के जाता है, उसकी मुरादें पूरी होती हैं। हमारे वहां अभी देखिए रमजान शरीफ आ रहा, आपने रमजान के बाद बिल्कुल सही कहा आपने। रमजान शरीफ में हमारे वहां जब हम लोग खजूर लेने जाते हैं असर बाद और मगरिब के दरमियान का जो मामला होता है बहुत अहम होता है। तो मैं किसी दुकानदार से नहीं पूछता हूँ कि अब्दुल्ला है कि रहीम है कि कैलाश है, चंदन वर्मा है या वगैरह वगैरह है, फौरन ली जाती। चूंकि इसमें यह होता है, आस्था की बात होती है। हमारे वहां रोजे में यह कहा जाता है पिंकी जी, जो रोजे के अनकरीब जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह कहता है मैं उसको जरूर कबूल करता हूँ।
कुछ की यहाँ नहीं कबूल करता तो कुछ की वहां कबूल करता, लेकिन कुछ सस्ती शोहरत पाने के लिए लोग हिंदू मुस्लिम करा के सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं। और इस मुल्क में आप ये देखिए, गंगा जमनी की जो मिसाल है हमेशा दी जाएगी। और ठीक है, शोएब जी आएंगे आपके पास। ठीक है, शोएब जी आएंगे आपके पास। फिलहाल प्रयागराज का एक बार रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी वर्षा शाही वहां से हमारे साथ अधिक अपडेट के लिए जुड़ गई हैं। और वर्षा, देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म संसद आज आयोजित की, लेकिन मंच पर तमाम वो चेहरे नजर नहीं आए जिनको न्योता दिया गया था, जिनके वहां होने की उम्मीद जताई जा रही थी। क्या बात है, क्या साधु संत ही दो भाग में बट गए हैं क्या? देखिए, आज एक बड़ी धर्म संसद रखी गई और उस धर्म संसद में कई मुद्दे रखे गए, चाहे वो सनातन बोर्ड बनाने की मुद्दे हो, चाहे वक्फ बोर्ड हटाया जाने के मुद्दे हो। इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई और चर्चा ऐसी रही कि देश विदेश से लोग वहां पर मौजूद रहे कि आखिर सनातन बोर्ड को बनाना जरूरी है, सनातन बोर्ड होना कितना जरूरी है। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रखा गया कि जितने भी मंदिर है उनको सरकारी हाथों से हटा करके जो धर्म रक्षा करने वाले हैं, जो आचार्य लोग हैं, उनके हाथों में रखा जाए। क्योंकि जिस तरीके से कई मुद्दे देखे गए जिसमें प्रसादों में मिलावट करने की बात रखी गई थी कि प्रसादों में मिलावट हो रहा है, तो इन सब मुद्दों पर ध्यान देते हुए आज धर्म संसद में छोटे छोटे मुद्दे रखे गए। इन मुद्दों में ये सारी चीजें रही कि सनातन बोर्ड का गठन हो, गौ रक्षा की जाए और सभी मंदिरों का संचालन सरकारी हाथों से छुड़ा करके सभी धर्म रक्षा करने वाले साधु संतों के हाथों में होनी चाहिए। और आज से सनातन बोर्ड के गठन के लिए जो पूरी जो टीमें हैं वो गठित कर दी गई है कि गठन के साथ साथ ये टीमें आगे बढ़ेंगी। सारे शंकराचार्य के मौजूदगी में, सारे शंकराचार्य के निर्देश के हिसाब से ये पूरी चीजें चलेंगी। लेकिन आज इस पूरे सनातन बोर्ड के गठन में एक बड़ी चीज देखने को मिली कि जिन साधु संतों के नाम आ रहे थे कि ये सारी लोगों की मौजूदगी में आज सनातन बोर्ड बनेगा, उनको कहीं नहीं देखा गया। चाहे वो अखाड़ा परिषद की बात कही जाए, चाहे अखाड़ों के महामंडलेश्वर की बात कही जाए, या फिर जो शंकराचार्य रहे उनकी बात कही जाए। बिल्कुल वर्षा, इसके पीछे वजह क्या रही? क्यों नहीं ये लोग वहां पहुंचे थे जब न्योता दिया गया था? और ऐसे क्या कारण पहले से ही बता दिया गया था कि कहीं पर यहाँ पर कार्यक्रम है इसलिए नहीं पहुंच पाएंगे, या उसके बाद कोई जानकारी दी गई हो कि क्यों नहीं पहुंच पाए मंच पर? देखिए, एक बड़ा मुद्दा तो उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि अमित शाह की मौजूदगी में, जूना अखाड़े में सारे लोगों की मौजूदगी में एक जो पूरा प्लान रखा गया था उसकी वजह से नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ से सुखबुकाहट ये भी है कि सबने बहिष्कार किया है इसका, और बहिष्कार करने की वजह से सभी अखाड़े मौजूद नहीं रहे और उसके साथ साथ एक राजनीतिक रुख अपनाया गया था। क्योंकि इस पूरे धर्म संसद में कहा जा रहा था कि अगर राजनीति नहीं होगी तो हर कोई मौजूद रहेगा और राजनीति होगी तो शायद कोई मौजूद नहीं रहेगा। और इसी वजह से देखिए, इतने बड़े बड़े संत आ चुके हैं इस पूरे महाकुंभ में, लेकिन किसी भी बड़े संत की मौजूदगी उस मंच पर देखी नहीं गई और ना ही अखाड़ा परिषद की मौजूदगी देखी गई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तब हर कोई मौजूद था। ठीक है वर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए, बहुत शुक्रिया। और चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करेंगे। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे में महत्वपूर्ण जानकारी है ये कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे हुए थे जूना अखाड़े में, और इसलिए सभी साधु संतों का ध्यान जो है वो उस तरफ था और ऐसे में मंच की तरफ नहीं पहुंच पाए। और साथ ही साथ ये सुखबुकाहट पे अब उठने लगी है कि कहीं ना कहीं बहिष्कार जो है वो किया जा रहा है और ऐसे में अब यहाँ पर भी मुद्दा जो है वो बनने लगा है। स्वामी जी, उपमन्यु जी, आपका रुख करना चाहेंगे कि अब अपडेट सामने आ गया है, अभी से सुखबुकाहट जो है वो उठने लगी है कि बहिष्कार किया जाने लगा है। नहीं, अपडेट तो आ गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें खाली यही सत्यता नहीं है, कई तरीके की सत्यता है। बहुत लोग आज भी इनको मान्यता नहीं देते, हमारे ये प्रवचनकारी जो हैं इनको मान्यता नहीं देते, क्योंकि ये अखाड़ों में 13 अखाड़ों में उतने बड़े संत नहीं माने जाते हैं। देवकी नंदन जी ये प्रवचनकारी माने जाते हैं, इनका है अच्छा, कथावाचक हैं, वो कथावाचक हैं, अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन इनकी वो मान्यता नहीं है जो हमारे 13 अखाड़ों में है। इन्होंने रिक्वेस्ट की सबको बुलाया, लेकिन उन्होंने, भाई देखो हर अखाड़े वाला सोचता है तो कि स्वामी जी फिर सनातन बोर्ड नहीं तो फिर क्या वक्फ बोर्ड भी नहीं? हाँ, मैं तो ये कह रहा हूं ना, जड़ खत्म करो कि हम लोग सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बिल्कुल नाजिम खान जी, सब लोग एक हैं
हमें कोई बोर्ड नहीं चाहिए, सब लोग गले से मिलके आराम से रहें, कोई बोर्ड नहीं चाहिए। बिल्कुल नाजिम खान जी, उसने वो उंगली नहीं उठना चाहिए कि उसने वक्फ बोर्ड ठीक है स्वामी जी, ठीक है नाजिम खान जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका इस पे चाहूंगी। ठीक है स्वामी जी, हो जाएगा, हम लोग विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। ठीक है स्वामी जी, विश्व गुरु बनना है तो बिल्कुल स्वामी जी, समय की बहुत पाबंदी है, समय मेरे पास अब खत्म हो चुका है और इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा मुझे। लेकिन फिलहाल एक नाजिम खान जी से छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगी कि अगर सनातन बोर्ड नहीं तो वक्फ बोर्ड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लगातार यहां पर कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं और यही हमारी सुंदरता है, हमारे भारत की सुंदरता है, यही हमारे भारत की खूबसूरती है। तो क्या कहेंगे आप इस पर, एक छोटा सा रिएक्शन। पिंकी जी देखिए, वक्फ बोर्ड जो है संविधान के तहत बना हुआ, और जब हमारे साधु संतों की मांग है सनातन बोर्ड बनाने की, तो भाई केंद्र सरकार को बना देना चाहिए। हमारे साधु संत, अगर वक्फ बोर्ड इस तरीके से बना होता तो फिर इस पर इतनी बहस होती नहीं, बैठकों का सिलसिला चलता नहीं, जमीन के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने है। उस बड़ी खबर का रुख करेंगे। केजरीवाल का हरियाणा सरकार पर आरोप देखा जा रहा है। यमुना में हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया। केजरीवाल अफरा तफरी मचाने के लिए ऐसा करते नजर आए, ऐसा किया गया है, ये कहा है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। तो आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से एक शिकायत की है। यमुना में हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया है। केजरीवाल का हरियाणा सरकार पर दिल्ली चुनाव के बीच में आरोप देखा जा रहा है। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है। वहीं केजरीवाल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया है। केजरीवाल आरोप लगाकर भाग जाते हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा है केजरीवाल को लोग चलता करने वाले हैं। नायब सिंह सैनी ने यह पलटवार किया और कहा है कि केजरीवाल जांच के लिए अपने मुख्य सचिव को भेजें। तो ऐसे में गंभीर आरोप लगाए हैं हरियाणा पर आम आदमी पार्टी ने और दिल्ली की सियासत में अब ये नया तड़का देने की कोशिश आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है, जिसपे उन्होंने अब हरियाणा सरकार पर भी बड़ा आरोप लगा दिया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इसका जवाब दिया है और कहा है कि अपने मुख्य सचिव को जांच के लिए भेजें। उनकी फितरत भी है, उनकी सोच भी है, आरोप लगा करके भाग जाओ। एक कहावत है कि थुक्को और भागो, ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूँ, जहाँ से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। वो अमोनिया की बात करते हैं, परंतु वो ये ध्यान नहीं कर रहे। ये वो कह रहे हैं कि पानी की कमी है। पानी की कोई कमी नहीं है। और चलिए खेल जगत से अब बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की फाइनल डेडलाइन देखी जा रही है। 1 फरवरी तक स्टेडियम तैयार करने के लिए कहा गया है। कराची रावलपिंडी स्टेडियम में काम अभी बाकी है। गद्दाफी स्टेडियम में सबसे ज्यादा काम अभी बाकी है। कराची में 19 फरवरी को होना है ओपनिंग मैच और ऐसे में अभी स्टेडियम में
काम काफी हद तक बाकी है और इस काम को पूरा करने के लिए डेडलाइन दे दी गई है। बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान के स्टेडियम कब बनकर तैयार होंगे, किस तरीके से सुविधाएं वहां पर तमाम जो है वो पूरी की जाएगी खिलाड़ियों के लिए और दर्शकों के लिए, क्योंकि अभी इतना कम समय बचा है और लेकिन स्टेडियम जो है वो तैयार नहीं है। ऐसे में डेडलाइन दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने ये डेडलाइन दी है कि 1 फरवरी तक स्टेडियम तैयार कर लिए जाएं। तो देखिए, पीसीबी को आईसीसी ने ये फाइनल डेडलाइन दे दी है और लगातार जिस तरीके से मैच कराने को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, पहले सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे और अब देखा जाए तो स्टेडियम ही तैयार नहीं है। अब इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे सहयोगी और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, पाकिस्तान में जब से मैच होने की बात हुई है तब से एक के बाद एक नया बवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। इससे पहले सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार पाकिस्तान खिलाड़ियों को सुरक्षा कैसे दे पाएगा, और सुरक्षा छोड़िए, यहाँ तो स्टेडियम ही बनकर तैयार नहीं है। ऐसे में डेडलाइन देनी पड़ी है कि स्टेडियम को जल्दी तैयार करवाइए 1 फरवरी तक, क्योंकि मैच होने वाले हैं, समय बहुत कम है। देखिए, पहले 8 फरवरी, फिर 8 जनवरी, फिर 15 दिसंबर, फिर उसके बाद 25 दिसंबर और उसके बाद अब 30 तारीख मुकर्रर की गई। यानी लगातार डेट आगे बढ़ती जा रही है और अब फाइनल डेडलाइन कहिए, अब फाइनल डेडलाइन में भी अगर आपका काम पूरा नहीं होता तो इसका मतलब है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्टेडियम कहीं मतलब पूरा टूर्नामेंट कहीं और जगह चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है आयोजकों के लिए कि जो इस बात का दावा कर रहे थे कि 28 साल बाद आप हमारे यहाँ जो हमें आयोजन का मौका मिला है, ये ऐसा अविश्वसनीय आयोजन होगा जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेकिन अब सवाल है, यहाँ स्टेडियम तो तैयार हो पहले, लेकिन अब आप देखिए तो गद्दाफी स्टेडियम के सामने की जो सड़क है वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। अभी फ्लड लाइट लगनी है और फ्लड लाइट लगना ही काफ़ी नहीं होता, उसकी टेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी होती है और अभी तक उसका भी काम शुरू नहीं हुआ। और आप सबका मुंह बंद कराने के लिए कहते हैं जी हम तो ट्राई सीरीज जो है यहाँ पर पहले आयोजित करके सबका मुंह बंद कर देंगे। अभी आप ग्लिम्सेस दिखाते हैं, वहाँ के ग्लिम्सेस आप उतने ही दिखाते हैं जितना जहाँ का काम पूरा हुआ है, जहाँ का फिनिशिंग टच दिया गया है, लेकिन आप पूरे स्टेडियम को दिखाएं ना। पूरा स्टेडियम तो आप दिखा नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि आपका लोचा है और आप तैयारियों में जो निर्धारित समय तक जो आपको मुकर्रर की गई थी उसको आप पूरा समय पर नहीं कर पाए और होने की संभावना भी नहीं है। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि अब जो डेडलाइन दी गई है 19 फरवरी तक के लिए, क्या तब तक के लिए स्टेडियम तैयार हो जाएंगे और किस तरीके से तैयार होंगे? इतनी जल्दबाजी में क्या वो तमाम व्यवस्थाओं के लिए प्रबंध वहां पे कर दिए जाएंगे क्या मनोज जी, जो ज़रूरी होती हैं? और ऐसे में जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें भी काफ़ी वायरल हो रही हैं और ऐसे में तैयारियां दिखाई जा रही हैं लगातार कि देखिए पाकिस्तान जो है आओ भगत के लिए किस कदर तैयारियां कर रहा है। देखिए, 19 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू है और अभी 1 फरवरी की डेट मुकर्रर की गई है, लेकिन जो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसका काम रोक दिया गया है। ये कहा गया है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पूरा होगा और जितनी ज़रूरी है अब वही आप करवा रहे हैं, काम को छोटा कर रहे हैं कि किसी तरीके से काम पूरा हो जाए। और तो और ये कहा जा रहा था, ये दावा किया जा रहा था रावलपिंडी और कराची तो बिल्कुल कोई ऐसी डेडलाइन वाली कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो काम पूरा हो चुका है, जबकि कराची में भी अभी फिनिशिंग टच दिया जाना बाकी है, जबकि वहाँ इतना ज़्यादा काम था भी नहीं। लेकिन अब कराची में पहला, जैसा कि अभी आपने बताया कि एक पहला मैच होना है और वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ के बीच मैच होना है जो 19 तारीख को खेला जाएगा। अगर आप समय पर ये चीज़ें करा ही नहीं पा रहे हैं, मुहैया ही नहीं करा पा रहे हैं, स्टेडियम ही नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ आईसीसी भी 10 बार सोचेगा कि उन्होंने ये देकर पाकिस्तान को मेजबानी देकर कहीं बहुत बड़ा ब्लंडर तो नहीं किया, कोई गलती तो नहीं की उन्होंने। तो ये अब महिलाओं का टूर्नामेंट उनको और मिल गया है, अब 2 साल के बाद वहाँ भी एक महिला टूर्नामेंट भी होना है आईसीसी का, वर्ल्ड कप। तो यहाँ कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में जो टीम है, जो परफेक्ट टीम होनी चाहिए थी, वो इसलिए भी मुकर्रर नहीं हो पाई, तय नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ समय समय पर पीसीबी का निज़ाम ही बदल जाता है। वो जब बदलता है तो वो नए अपने नुमाइंदकों को, नए अधिकारियों को लेकर आता है और जो नए अधिकारी होते हैं वो उतना काम को जानते नहीं हैं। तो मुझे लगता है ये एक पेशेवर रुख की कमी पाकिस्तान के काम की रफ्तार में देखने को मिली है। बिल्कुल मनोज जी, पहले तो मेज़बानी के लिए पाकिस्तान दरकार लगा रहा था और उसके बाद अब जब उन्हें ये मौका मिला है तो तैयारियां उनकी पूरी नहीं है। ऐसे में ज़रूर वहां पर जब पहुंचा जाएगा तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ
कुछ खामियां मिल ही जाएंगी, क्योंकि इससे पहले भी देखा था कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन पहुंचे हुए थे, उनके होटल में ही, जिस होटल में रुकवाया गया था उस होटल में ही आग लग गई थी। वो भी एक बड़ी खबर सामने आई थी और ऐसे में कई सवाल ये उठ रहे थे। अगर देखा जाए तो क्या ऐसा मुख्य कारण जो है वो बताया जा रहा है जिसके चलते इतनी देरी हो रही है, और क्या लगता है कि क्या यहाँ पर कोई और फैसला लेने के लिए विचार किया जाएगा? क्योंकि अभी तक हालात बिल्कुल ऐसे लग नहीं रहे हैं कि यहाँ पर तमाम सुविधाएं जो है खिलाड़ियों को और दर्शकों को मिल पाएंगी, या फिर पूरी तरीके से ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी जिससे कि वहां पर स्टेडियम को स्टेडियम ही कहा जाए। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तो कोई दूसरा विचार मत पालिए मन में, वहीं होगी लाहौर, कराची और रावलपिंडी में। लेकिन आईसीसी 10 बार जरूर सोचेगा। ये दूरगामी परिणामों को देखते हुए कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि आपने समय पर तो नहीं, लेकिन आपने चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले आपने तैयार कर लिया काम। लेकिन ये पीठ थपथपाना नहीं, ये बहुत बड़ी नालायकी है। आप अपनी जो है क्षमताओं का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाए। जब इसका ऐलान हुआ था आपको तभी से काम शुरू कर देना चाहिए था। अब देखिए, 2011 का वर्ल्ड कप जब भारत ने अपना आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन किया था, तकरीबन 1 साल पहले तक सभी स्टेडियम हमारे पूरी तरह से तैयार थे। जैसे आज दुबई में तैयार है, वहाँ की टिकटों की बिक्री भी वहाँ नहीं हो पाई है, शुरू नहीं हो पाई है, पाकिस्तान में भी नहीं हो पाई है। और उसके चक्कर में जो बहुत सारे बाहर के लोगों ने दुबई जाना है, वो टिकट अभी मैसर नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी तक लाहौर का जो इसका होस्ट है, लाहौर, कराची और रावलपिंडी, वहीं स्टेडियम का काम पूरा नहीं हुआ है। तो आपका आगे की जो काम है, जो उससे जुड़े हुए काम है, वो सारे के सारे बाधित हो जाते हैं। और ये आईसीसी के लिए आपने एक नई तरह की सिरदर्दी बढ़ा दी है। लेकिन कोई टूर्नामेंट कहीं और जगह जाएगा, वो आप निश्चिंत रहिए, वहीं होगा। लेकिन पीसीबी के जो तरीका है कामकाज पर एक सवालिया निशान जरूर लग गया है। बिल्कुल मनोज जी, और जिस तरीके से हालात अभी पाकिस्तान के देखे जा रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर, ऐसे में भविष्य में जरूर मेजबानी के जो मौके हैं वो पाकिस्तान से अब छिन जाएंगे, अगर ऐसे हालात जो है वो बने रहे और अच्छी तरीके से इन स्टेडियम्स को तैयार नहीं किया गया। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी जुड़ने के लिए और इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बुलेटिन में अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। इतनी मेहनत के बाद भी हम गरीबों को पता नहीं अच्छा खाना कब नसीब होगा। जल्दी, और सिर्फ अच्छा ही नहीं, पूरी थाली भी मिलेगी। मजाक मत कर, हमें कौन देगा? भाजपा देगी, दिल्ली में उनकी सरकार बनते ही। और सोच कितने में मिलेगी? 50 रुपए की। केवल 5 रुपए की। उन्होंने बोला है तो पक्का देंगे। और क्या, मोदी की गारंटी है। विकसित दिल्ली, मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सर, आप फिल्म के बारे में कुछ बताइए। फिल्म में ड्रामा है, इमोशन है, थ्रिल है, बिल्कुल राजेश गरम मसाले की तरह। अब आएगा खाने में असली स्वाद, राजेश मसाले के साथ। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। AI पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व नया इतिहास रचने की ओर है अग्रसर, क्योंकि ये है दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। देश की बात, देश के लोगों की बात, राजनीति, खेल और दुनिया की खबरें, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र नीति की खबरें, देश की जनता के लिए इंसाफ की आवाज, खबरों से समाज में बदलाव का आगाज, आधी आबादी के संघर्ष और कामयाबी की कहानी, निष्पक्ष, बेबाक और बेखौफ नजरिया, खबर जिससे बदलता है देश, जिससे बनता है समाज। इंडिया न्यूज़, सबसे पहले देश। दादू, अब आपका ऑपरेशन अच्छे से और मुफ्त में हो जाएगा।
दिल्ली में रुका हुआ आयुष्मान फिर से लागू होने वाला है। कौन करेगा? तू? मोदी जी। दिल्ली में उनकी सरकार बनते ही हो जाएगा। सिर्फ 5 लाख नहीं, पूरे 10 लाख का। मोदी सरकार ने बोला है तो पक्का होगा, वो झूठे वादे नहीं करते। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं, वो है अर्ध सत्य। सोमवार से शनिवार रात 8 बजे। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। देश की बात, देश के लोगों की बात, राजनीति, खेल और दुनिया की खबरें, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र नीति की खबरें, देश की जनता के लिए इंसाफ की आवाज, खबरों से समाज में बदलाव का आगाज, आधी आबादी के संघर्ष और कामयाबी की कहानी, निष्पक्ष, बेबाक और बेखौफ नजरिया, खबर जिससे बदलता है देश, जिससे बनता है समाज। इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। शाबाश बेटा, सारे सब्जेक्ट में टॉप पे आया छोरा मेरा। और सच बताऊं, मैं भी। और हमारी सभी फसलों की MSP पे खरीद करने लग रही है हरियाणा सरकार। और केवल 48 घंटा के भीतर खाता में पैसे भी डाल दे हैं। नॉन स्टॉप। वैसे तो आज मैं भी पास हो गया ना, कोई एग्जाम ना था मेरा, पर आज साल बाद हरियाणा सरकार ने हमारी जमीन मेरे नाम कर दी। अब खेती चल लगी नॉन स्टॉप। ये होता है जब डबल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार से काम करती है। हरियाणा सरकार के 100 दिन नॉन स्टॉप का टॉप परिणाम। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं, वो है अर्ध सत्य। सोमवार से शनिवार रात 8 बजे। देश की बात, देश के लोगों की बात, राजनीति, खेल और दुनिया की खबरें, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र नीति की खबरें, देश की जनता के लिए इंसाफ की आवाज, खबरों से समाज में बदलाव का आगाज, आधी आबादी के संघर्ष और कामयाबी की कहानी, निष्पक्ष, बेबाक और बेखौफ नजरिया, खबर जिससे बदलता है देश, जिससे बनता है समाज। इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं, वो है अर्ध सत्य। सोमवार से शनिवार रात 8 बजे। देश की बात, देश के लोगों की बात, राजनीति, खेल और दुनिया की खबरें, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र नीति की खबरें, देश की जनता के लिए इंसाफ की आवाज, खबरों से समाज में बदलाव का आगाज, आधी आबादी के संघर्ष और कामयाबी की कहानी, निष्पक्ष, बेबाक और खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH देगी मिर्च और शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना। अग्रवाल पैकर्स.in, DRS ग्रुप 9360014001।
दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की 15 गारंटी, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, बुजुर्गों का फ्री इलाज, पानी के बिल होंगे माफ। मीडिया पर फिर भड़के नेता विपक्ष राहुल गांधी, कहा ये लोग हिंदुस्तान को डराने में लगे, अडानी अंबानी की शादी दिखाएंगे लेकिन किसान मजदूरों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर नहीं करेंगे बात। परिवार समेत प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने संगम में लगाई डुबकी, साधु संतों के साथ सीएम योगी भी रहे मौजूद। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, सीएम धामी ने वेब पोर्टल का किया उद्घाटन, आज से सभी लिंग जाति धर्मों के लिए एक समान कानून। टीम इंडिया के तूफान, जसप्रीत बुमराह को आईसीसी का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, महिला क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना का भी धमाल, बनी आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आंख कान खोल के, जिसमें खबरों के हर पहलू पर हम करते हैं चर्चा। आंख कान खोल के में आज सबसे पहले बात होगी बांग्लादेश की बर्बादी की, जहां यूनुस सरकार के तख्तापलट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसकी जिम्मेदारी खुद यूनुस के अपनों ने उठाई है। बात पाकिस्तान की भी होगी, जिसके टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। जेल में बंद इमरान खान ने ऐसी चाल चल दी है जिससे बच पाना शहबाज सरकार के लिए असंभव हो गया है। और सबसे पहले बात बांग्लादेश की। धोखे से बांग्लादेश की सत्ता में काबिज मोहम्मद यूनुस के दिन पूरे हो चुके हैं। उनकी सत्ता से जाने का काउंटडाउन चालू हो गया है। उनके तख्ता पलट की तैयारी हो चुकी है और जिन छात्रों की मदद से यूनुस बांग्लादेश की सत्ता में आए थे, अब वही उनके खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। बांग्लादेश आर्मी में भी तख्ता पलट की खबर आ रही है। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। तो जिसकी भविष्यवाणी की जा रही थी, जिसका अंदेशा जताया जा रहा था, वो सच होने वाला है। बांग्लादेश में एक बार फिर 5 अगस्त 2024 की तस्वीर दोहराई जाने वाली है। बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट होने जा रहा है। लेकिन इस बार तख्ता पलट केवल सत्ता पर काबिज मोहम्मद यूनुस का नहीं, सेना में भी होगा। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि बांग्लादेश में विरोध के सुर तेज होने लगे हैं। जो लोग आम जनता को झूठे सपने दिखाकर, झूठे वादे करके सत्ता में आए थे, जो 6 महीने से सत्ता की मलाई खा रहे हैं, आम जनता उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। और ये तस्वीरें उसी की शुरुआत का सबूत हैं। जिन छात्रों की मदद से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता में आए थे, अब वही छात्र यूनुस के लिए सड़क पर उतर आए। ढाका में छात्रों ने यूनुस के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पूरी रात यूनुस सरकार के खिलाफ हंगामा किया। छात्रों की आवाज को दबाने के लिए यूनुस की फोर्स ने छात्रों पर कार्रवाई की। बांग्लादेश सुरक्षा बलों से झड़प में कई छात्र घायल भी हो गए। इतना ही नहीं, कभी इन छात्रों का चेहरा रहे हसनत अब्दुल्ला को ढाका में छात्रों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हसनत अब्दुल्ला छात्रों से बचकर भागता हुआ दिखाई दिया। हसनत शेख हसीना के खिलाफ अगस्त 2024 में हुए विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर शामिल हुआ था। इसने शिक्षा में सुधार के नाम पर छात्रों को बरगलाया था, उनसे झूठे वादे किए थे। इसने विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों को पैसे भी दिए थे। यूनुस के सत्ता में आने के बाद से ये लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, लेकिन अब ये खुद उस जहर का शिकार हो गया है।
बांग्लादेश में जो हो रहा है वो आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जब इस तरह से सत्ता का परिवर्तन होता है, जब कुछ स्वार्थी तत्व एक डेमोक्रेटिक सरकार को उखाड़ कर फेंक देते हैं, तो उनके बीच में सत्ता की मलाई का बंदर बांट होना स्वाभाविक है। और जब ये बंदर बांट पूरी तरह से नहीं हो पाता है, तब उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती हैं और एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन की स्थिति सामने आ जाती है। बांग्लादेश में आज वही सिचुएशन है। वैसे हालात मोहम्मद यूनुस और हसनत अब्दुल्ला की ही खराब नहीं हैं। जिस सेना ने हसीना के तख्ता पलट में यूनुस और हसनत अब्दुल्ला जैसे लोगों की मदद की थी, उसमें भी फूट की खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश की सेना में तख्ता पलट की अटकलें लगाई जा रही है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिनमें दावा है कि देश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच बांग्लादेश आर्मी चीफ वकारुज्जमा को हटाया जा सकता है। कट्टरपंथी इस्लामी रुख वाले लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान सेना की बागडोर संभालने की साजिश रच रहे हैं। वो जमा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक और मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का नाम भी इस साजिश में उछल रहा है। रहमान ने पिछले हफ्ते ढाका में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ और उसके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। रहमान वर्तमान में सेना की कमान में नहीं है, लेकिन वो सेना के भीतर से समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसी जानकारी भी है कि वो बांग्लादेश सेना की खुफिया शाखा DGFI का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जो सिर्फ दिखावे के लिए राष्ट्रपति हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं है। असली ताकत बांग्लादेश की सेना के पास है, लेकिन अब उसके अंदर भी सत्ता की मलाई खाने के लिए 3-4 गुट बन चुके हैं। जनरल वकार जो कि सेनाध्यक्ष हैं, वो सेंट्रिस्ट माने जाते हैं और उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने ही शेख हसीना को देश से भागने में मदद करी थी। जनरल वकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान। और फैजुर रहमान के बारे में सबको पता है कि वो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की ISI के बेहद नज़दीक व्यक्ति हैं। वो लगातार इनके संपर्क में रहते हैं और इनके साथ ही साथ वो प्रो इस्लामिस्ट भी माने जाते हैं। वो बांग्लादेश के अंदर एक इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। जो कल यूनुस ने शेख हसीना के साथ किया, अब वो उनके साथ हो रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश की सत्ता की कुर्सी पर यूनुस अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। उनकी जल्द विदाई होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यानी जो मोहम्मद यूनुस ये कहकर आए थे कि बांग्लादेश में सब हम ठीक कर देंगे, चुनाव करवाएंगे, मोहम्मद यूनुस की उल्टे विदाई होनी तय हो गई है। लेकिन सवाल यहां पर सेना में तख्ता पलट को लेकर भी है। सवाल यह है कि क्या सेना में तख्ता पलट को लेकर पाकिस्तान की एक बड़ी भूमिका होने वाली है, और क्या जो जनरल फैजुर रहमान हैं, जो पाकिस्तान गए थे मिलने ISI चीफ से, वहाँ के आर्मी प्रमुख से, आसिम मुनीर से मुलाकात हुई थी, क्या उस मुलाकात के बाद ही एक कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई और जिसके बाद अब सेना में भी तख्ता पलट की तैयारी हो रही है? तो क्या ये पाकिस्तान के इशारे पर सब कुछ हो रहा है? सवाल यही है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। हरिमोहन कौशिक विदेश मामलों के जानकार हैं, निपुण आलमबायन हैं विदेश मामलों के जानकार। हरिमोहन जी, ये तख्ता पलट, इससे पहले जो तख्ता पलट हुआ उसके पीछे डीप स्टेट की बात कही जा रही थी कि अमेरिका से डीप स्टेट की भूमिका बड़ी रही और मोहम्मद यूनुस को उन्होंने वहाँ से यहाँ बैठा दिया। चूँकि वो सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया गया तो शेख हसीना से नाराज़गी थी। लेकिन इस बार जो तख्ता पलट की खबर है, उसके पीछे रोल क्या पाकिस्तान का एक बड़ा होने जा रहा है? सर, पाकिस्तान के रोल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों की आक्रामकता, लोगों का गुस्सा, लोगों की निराशा, और लोगों को, और खासकर वहाँ BNP और खासकर आवामी लीग से तो खैर चलो हम एक बार को मानकर चलते हैं कि हर कोई नाराज था, लेकिन BNP ने जो सपने देखे थे उस BNP के सपनों का टूटना, स्टूडेंट्स को अपने भविष्य का अंधकार में दिखाई देना। सर देखिए, रेवोल्यूशन के बाद एक ये फेज आता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन उठा लें, अमेरिकन रेवोल्यूशन उठा लें, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ ये आती है कि उम्मीद ये जगाई जाती है कि अब तक जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद एक नया सवेरा आएगा, नया सवेरा आने के लिए हम लोग बहुत अच्छा सब कुछ करेंगे। लेकिन यूनुस
आने के बाद कह रहा है 1.5 साल तक तो हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते। अब वो 10 साल भी खींच सकता है, 5 साल भी खींच सकता है, क्या होगा पता नहीं। आर्मी के अंदर फैक्शंस क्रिएट हो चुके हैं। अच्छा, पाकिस्तान की एंट्री ने बांग्लादेश को और ज्यादा टेंशन में ला दिया है कि एक तरफ उनकी इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की एंट्री जिस तरीके से हुई है, तो जो जख्म थे 1971 वाले, वो किस्से कहानियों में थे, वो अब बिल्कुल हरे होने लग गए। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं फैक्शंस तो क्रिएट होंगे ही, और जो फैक्शंस क्रिएट होंगे उसका असर हमें ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है कि अब जो स्टूडेंट यूनियंस शेख हसीना के टाइम पर, या कम से कम प्रो शेख हसीना होती थी, वो शांत हो गई एकदम से, या यूं कहें उस टाइम पर पीछे बैठी हुई थी शेख हसीना के टाइम पे जब वो भागी वहां से, उससे पहले। अब वो एक्टिव हो चुकी हैं, अब वो कह रही है कि ठीक है, वो वाला जो वेव था वो तो तुम्हारा था, लेकिन अगले वाला हमारा है। और अब हम देखते हैं कि आप लोग कैसे, मतलब अब आपको शांति से नहीं रहने देंगे। और ये एक जिसे कहते हैं ना कि सत्ता का एक नंगा नाच शुरू हो चुका है एक दूसरे को खत्म करने का। इसमें कोई किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, और अब एक दूसरे की बैक स्टैबिंग शुरू होगी। और कोई बड़ी बात नहीं, हमारे को ये सुनने में मिले कि अभी जैसे एक वो हसनत अब्दुल्ला को पीट दिया गया, वहीं हमें सुनने को मिले कि 2-4 को यहाँ पर एक दूसरे के मारने की भी खबर आ रही है कि एक गैंग ने दूसरे को मार दिया, दूसरे ने तीसरे को। और यहाँ आर्मी में भी सेक्शंस जो हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इश्यूज तो क्रिएट हो चुके हैं सर इन सब के। और जो एक होप थी वो पूरी नहीं हुई, और डाइल्यूट, मतलब एक जिसे कहते हैं ना, इल्यूजन टूट चुका है। और इस समय पर सवाल तो यही है सर कि छात्र आंदोलन की मांगे क्या थी, किस मुद्दे पर आंदोलन, आरक्षण, और उसके बाद फिर वो मांगे और आंदोलन खत्म, और उस बात की चर्चा ही नहीं। हिंदुओं पर हमले होने लगते हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगते हैं, शरिया कानून लागू होने की बात होती है, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात होने लगती है। तो जिस छात्र आंदोलन की वजह से शेख हसीना को अपदस्थ किया गया, देश छोड़ने पर मजबूर किया गया, वो मुद्दा ही गायब कर दिया गया। कहीं ना कहीं डीप स्टेट ने इंटरफेयर किया। तो मैं वही समझना चाह रहा हूं कि अगर इस बार भी छात्र आंदोलन खड़ा होता है कि साहब हमारा मुद्दा तो यहां पर एड्रेस नहीं किया जा रहा है और कुछ और हो रहा है, पाकिस्तान और तमाम चीजें हो रही हैं, तो क्या वहां इस आंदोलन को एक दिशा मिल पाएगा, या फिर कोई डीप स्टेट आकर अपना पपेट यहाँ छोड़ जाएगा, या फिर जो सेना में बताया जा रहा है कि जो फैजुर रहमान हैं वो पाकिस्तान के इशारे पर यहाँ पर बिठाए जा रहे हैं, जो तख्ता पलट की तैयारी है, तो एक और नया पपेट आ जाएगा मोहम्मद यूनुस के बजाय कोई और हम देख सकते हैं कठपुतली। निपुण जी। देखिए सुमित जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही प्रश्न आपके हैं। और देखिए अभी जो ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, और आप देखेंगे कि जो ये बात की जाती है कि आर्मी के अंदर, देखिए आर्मी अगर हम देखते हैं उस दिन भी 5 अगस्त की अगर कोई बात याद हो, तो उससे ठीक 1 घंटा पहले जब शेख हसीना वहां से निकलती हैं, तो आर्मी की और मीटिंग होती है शेख हसीना के साथ। उसी के बाद फिर 1 घंटे बाद शेख हसीना वहां से निकलती है। तब भी खबरें आती है अंदर से कि भाई जो वहां पर गुट थे वो अलग अलग गुट थे, एक शेख हसीना का समर्थन कर रहे थे और एक शेख हसीना के अगेंस्ट थे। ऐसी हालत आप 1971 में भी देख सकते हैं कि सेना के अंदर 3 तरह के गुट आपको देखने को मिलेंगे। एक पाकिस्तान समर्थी जो वहां पर रजाकार कहा गया, उनमें से काफी लोग बड़ी संख्या में सेना को समर्थन करते हैं, और दूसरा चीन और अमेरिका जैसे देशों के भी समर्थक वहां पे लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो चाहे पॉलिटिकल पार्टी की बात हो, चाहे आपका फोर्स की बात हो, आर्मी की बात हो। अब स्थिति क्या है कि देखिए वहां पर यूनुस पहले क्या कर रहे थे कि मैं क्या करूंगा, चुनाव कराऊंगा, इलेक्शन जल्द से जल्द कराऊंगा। अब उन्होंने मना कर दिया है, काफी विलंब कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। स्थिति यह है कि अवामी लीग को चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया है। अभी मैं एक रैली सुन रहा था, महफूज आलम की जो सलाहकार है इनकी इंटरिम गवर्नमेंट की, उनका कहना यह था कि हमने अवामी लीग को बैन कर दिया कि वो चुनाव लड़ नहीं सकती। खालिदा जिया जो है वो बाहर है, और आप जानते हैं जमात इस्लामी ही वहां पर इस समय एक्टिव है। इनकी बीएनपी को भी काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। बीएनपी लगातार प्रेशर बना रही है कि चुनाव कराइए। जमात इस्लामी भी इस समय क्या है कि वो भी काफी कंफ्यूज है कि साथ में रहें या ना रहें, क्योंकि दोनों पार्टी तो अलग हो चुकी है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि खालिदा जिया की जो पार्टी है वो बीएनपी जो है, बीएनपी के समर्थक ये कह रहे हैं कि नहीं चुनाव होने चाहिए और अवामी लीग को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, ये नहीं कि आप उनको पार्टिसिपेट नहीं कराएं। इस समय जो जद्दोजहद पूरी बांग्लादेश के अंदर है वो इस बात की है कि कैसे भी करके वहां पर क्या लोकतंत्र की बहाली हो, डेमोक्रेसी की बहाली हो। रीजन क्या है कि जो भी अंतरिम गवर्नमेंट थे, इंटरिम गवर्नमेंट अब एक चौथा मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
यानी कि जमात इस्लामी को भी साइड करो, अवामी लीग ऑलरेडी साइड कर दे चुके हैं, बीएनपी को भी क्या कर साइड करो और एक नया मोर्चा बनाओ, नया संगठन बनाओ, नई पार्टी बनाओ, उसकी लीडरशिप में आपका इलेक्शन हो। इसको समर्थन देने में लगा हुआ है आपका पाकिस्तान। और बिल्कुल सही, देखिए अभी जो प्रेजेंट में जनरल वकार हैं, जनरल वकार के ऊपर आरोप बहुत सारे हैं कि शेख हसीना को भगाने में उन्होंने मदद की, वो प्रो इंडियन है। और उनका पिछले एक इंटरव्यू भी आया था, उन्होंने इस बात को बोला भी था कि बांग्लादेश को भारत की जरूरत है, भारत को बांग्लादेश की जरूरत है, इन दोनों देशों को एक दूसरे की क्या जरूरत है, ये बात उन्होंने बोली थी। उसके बाद से भी लगातार उनका दबाव बन रहा है। और हम देखते हैं कि बाद में जो दो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एक तो आपका फैजुल रहमान और दूसरा आपका साइलुल हक। हक जो है वो आपका अवामी लीग के सपोर्टर माने जाते हैं, और जो फैजुल रहमान है वो आईएसआई यानी कि पाकिस्तान के समर्थक। अभी जो आईएसआई इसके चीफ वहां पर गए थे, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनुस का वहां पे कूप होना, यहाँ पे चीजें चेंज होना, ये नेचुरल बात है। नेचुरल बात इसलिए अब है क्योंकि जिस प्रकार अमेरिका ने फंडिंग वहां पर बंद की है, और चीन भी बहुत ज्यादा, ये नहीं कह सकते कि चीन बहुत ज्यादा हैप्पी है किससे, आपका मोहम्मद यूनुस से, क्योंकि चीन भी कहीं ना कहीं उनको शक की निगाह से देखता है कि अमेरिका के डीप स्टेट के द्वारा सिलेक्टेड पर्सन है, एक पपेट है जो बिठाए गए हैं। तो चीन भी कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि मोहम्मद यूनुस को समर्थन नहीं कर रही, बल्कि वो तो अराकान आर्मी जैसे संगठनों को सपोर्ट जो आपका चीन कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस समय स्थिति जो है नाजुक है बांग्लादेश की। और जो बीएनपी के समर्थक हैं, इसके अलावा आपका जमात इस्लामी के जो समर्थक हैं, उनमें से कुछ छात्र स्टूडेंट्स इस प्रकार के प्रोटेस्ट में शामिल होने शुरू हो गए हैं कि वो चुनाव को लेकर, इलेक्शन को लेकर, एक नए परिवर्तन को लेकर दोबारा से मांग उठने लगी है। और होता यही है कि हम शक्ति के दम पर अगर सत्ता हथियाते हैं और उसको वैधता नहीं दिलाते, और वैधता मिलती है संविधान से, वैधता मिलती है चुनाव से, तो जब तक आप चुनाव नहीं कराएंगे तो चुनाव के बगैर कोई भी पावर में रहेगा, वहां पर इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। या तो फिर आर्मी रूल हो। आपने क्या किया, एक लिबरल सॉफ्ट चेहरे को, जो नोबल वाला चेहरा था, उसको सामने रख के कहीं ना कहीं आपने कोशिश की कट्टरपंथियों के द्वारा सरकार चलाने की। तो वो एक प्रयोग था, मुझे लगता है वो प्रयोग सफल नहीं हो पा रहा है, वो प्रयोग असफल होगा। तो फिर अभी क्या क्या आप संभावनाएं देख पा रहे हैं? आप दोनों से ये सवाल, हरिमोहन जी सबसे पहले असैसिनेशन भी हो सकता है, ये इतिहास रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को अटैक किया गया जिन्होंने बांग्लादेश बनाया। तो अब यहाँ पर क्या असैसिनेशन, लीडर्स की सेना में भी वो असैसिनेशन का दौर चलेगा, या फिर जो छात्र आंदोलन हमने देखा जिसके बाद तख्ता पलट हुआ, एक बार वो छात्र आंदोलन दिखेगा और जिसके बाद मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट होगा, और तख्ता पलट के बाद क्या बिना चुनाव के कोई और नया पपेट, और वो पपेट पाकिस्तान की तरफ से होगा या फिर अमेरिका के डीप स्टेट की तरफ से होगा? क्या क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं जल्दी से, हरिमोहन जी? सर देखिए, मैं आपके पिछले वाले सवाल को भी थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहूंगा कि डीप स्टेट का आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आंसर ये है, डीप स्टेट कभी भी यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी नहीं चाहता था। यूनुस हो या ना हो, मुझे नहीं लगता कि डीप स्टेट को कोई फर्क पड़ता है। डीप स्टेट के बहुत सारे एजेंट्स यहाँ मौजूद हैं, और बाकी जो दूसरी पावर्स इस टाइम पर बांग्लादेश में एंटर कर चुकी हैं, उनके भी एजेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे अभी सलमान बसित ने कहा था कि इंडिया को हमारी बिट बाय बिट पता थी कि आईएसआई वाले कब आए, किस जहाज से आए, किस रूट से आए, वगैरह वगैरह। यानी अब जैसे अफगानिस्तान किसी टाइम पर बहुत सारी सुपर पावर्स का एक गेम, वो बैटल ग्राउंड बन चुका था, पॉसिबली इस टाइम पर बांग्लादेश भी वैसा ही एक बैटल ग्राउंड बन चुका है, जिसके अंदर डीप स्टेट जितना ज्यादा डिस्टर्ब्ड सिचुएशंस या इंस्टेबिलिटी वहां रखेगा, उतना ही ज्यादा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, म्यांमार में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यानी इंडिया, चाइना, दो बड़ी पावर्स जो इस टाइम पर उभर रही हैं, अमेरिका उनको बैलेंस और काउंटर बैलेंस कर सकता है। ये डीप स्टेट का एक ऑब्जेक्टिव है, जिस वजह से इस टाइम पर इंस्टेबिलिटी, यहां पर बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाकर किसी भी तरीके की दूसरी स्टेबल गवर्नमेंट बनाना, मुझे नहीं लगता कि डीप स्टेट का कोई ऑब्जेक्टिव था। मुझे ऐसा लगता है डीप स्टेट का ऑब्जेक्टिव था कैसे भी करके यहाँ इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना, जो कि क्रिएट हो चुकी है। अब इसका नेक्स्ट लेवल यहाँ ये दिखाई देगा कि जैसे ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, वहां अब जितना ज्यादा हो सकता है डिस्टर्बेंस क्रिएट रखे, ताकि ये पूरा एरिया प्रॉब्लम में रहे। अब अगला क्वेश्चन है कि असैसिनेशन वगैरह, सर देखिए, इंस्टेबिलिटी जब होती है, टर्मोइल जब होता है, तो सर ये जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं ना, ये वेपन की तरह यूज होते हैं। तो अब ये वेपन्स की तरह तो यूज होंगे, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे? बिल्कुल नहीं, इनका कभी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ये टूल है, टूल जब तक यूज होगा उसके बाद दूसरा टूल इस्तेमाल कर लिया जाएगा।
बाकी असैसिनेशंस वगैरह जो हैं वो अब यहां से हो सकता है, क्योंकि अब जब तक ये यूनिस है तब तक हो सकता है रुके हुए ही। जिस दिन जैसे यूनिस हटा और ये पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ, तब हम देखेंगे अगले 6 महीने के या 2-3 महीने में कि अल्टीमेटली अब होता क्या है। इस टाइम पर दो बड़ी लीडर्स, मेन तो यही है ना, बेगम्स बांग्लादेश की, तो ये दोनों बेगम्स तो बाहर है, यानी मेन लीडर्स जो है वो बाहर है और बहुत ही ग्रेव पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। आर्मी उस वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां जैसे ही पाकिस्तान की एंट्री होती है, आर्मी में भी फैक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, और जैसे ही आर्मी में फैक्शंस क्रिएट हो रहे हैं सर, वो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेगा। और यही रीजन है कि पूरे बांग्लादेश के अंदर इंडिया से, चाइना से, अमेरिका से, हर जगह से एक प्रेशर क्रिएट होगा, अंदर ये लोग आपस में लड़ेंगे, तो एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड बांग्लादेश अगले कुछ महीनों में हम देखने वाले हैं। ठीक है निपुण जी, यही सवाल, लेकिन उसमें एड ऑन, अब चूंकि भारत के लिहाज से, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है ये सिचुएशन, और हमारे यहाँ चूंकि 4100 किलोमीटर से भी ज़्यादा का बॉर्डर, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक साजिश है नॉर्थ ईस्ट राज्यों को डिस्टर्ब रखने की, तो भारत के लिहाज से किस तरह के कदम उठाए जाने की ज़रूरत है इस वक्त? नहीं, ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमारी एयरफोर्स ने भी एक एक्सरसाइज की है, और उसके काफ़ी तस्वीरें भी सामने हमारे आए। यानी कि हमारी जो फोर्सेस हैं किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए अपना आप को पूरा प्रैक्टिस कर रही है, अभ्यास कर रही है कि हम लोग तैनात हैं। अभी बात यहाँ पर है कि भविष्य बांग्लादेश का क्या होगा, जिस प्रकार के हालात दिख रहे हैं। देखिए, पॉलिटिक्स हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, इसमें कुछ भी निश्चिंतता कह देना या कुछ भी कह देना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ संभावनाएं दिखती हैं कुछ चीजों के द्वारा हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि बीएनपी जो खालिदा जिया है, उनका कहना यह है कि अवामी लीग को भी चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि एक सूरत हाल ये हो सकता है कि जो अमेरिका को भारत ने हमेशा समझाया कि अगर बांग्लादेश के अंदर एक डेमोक्रेटिक पावर्स रहती हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, अमेरिका के लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों लिहाज से क्या अच्छा है। देखिए, अगर भारत के ऊपर दबाव बढ़ता है तो भारत जो है अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसको कंप्लीट करता हुआ नहीं दिखाई देगा। भारत एक प्रमुख सहयोगी एशिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मिलिटरी हम बात करें, किसी भी तरीके से हम बात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टैब रहने वाले हैं, उनकी जो पूरी टीम को आप देखें, तो मुझे लगता है कि वो इंडिया के साथ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को ज्यादा अच्छे से लेके चलने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अवामी लीग और बीएनपी दोनों मिलकर कोई अच्छा स्टेप ले सकती हैं। हो सकता है शेख हसीना और खालिदा जिया दोबारा देश वापस आए, और आने के बाद स्थिति वहां पर ऐसी बदले, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जमात इस्लामी या अभी प्रेजेंट में जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो वहां से हटेगी, और दोबारा से वहां पर डेमोक्रेटिक जो पहल है बहाली होनी चाहिए, उसको लेकर सपोर्ट होगा। अमेरिका जैसे फंडिंग बंद की है, अमेरिका अगर ये कहे कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, लोकतांत्रिक सरकारों की बहाली हो, तो हम दोबारा से बांग्लादेश के अंदर फंड करना स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जनता जो है, जो पब्लिक थोड़ा बहुत जमात इस्लामी या और किसी संगठन को सपोर्ट भी कर रही है, वो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेटिक जो वहां पर पावर्स है उनके सपोर्ट में आ जाएंगी। और मैं मानता हूं कि अवामी लीग के सपोर्टर थोड़ा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो घर में हैं। भाई, किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी ने अगर लंबे शासन किया है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके समर्थक नहीं होंगे वहां पर। और जब आप देखिए बीएनपी के वहां पे समर्थक अच्छे खासे होंगे, तो जब दोनों के समर्थक मिलकर एक्शन लेंगे तो मुझे लगता है कि स्थिति मजबूत होगी। रही बात चीन की, देखिए चीन चाहता है कि डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पर इंस्टीट्यूट रहेंगे उतना ज्यादा हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो चीन की भी मंशा ये है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चीन के अलावा अगर आप नेपाल भूटान को भी देखें, तो अगर बांग्लादेश डिस्टर्ब होता है तो नेपाल भूटान तक भी दिक्कत होगी और म्यांमार में भी दिक्कत होगी। म्यांमार की जुंटा गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं है कि वो प्रो चाइना है, कभी दौर था लेकिन आज, तो मैं मानता हूँ कि इस पूरे रीजन के लिए डिस्टर्बेंस वाली बात होगी सभी देशों के। ठीक है, लेकिन यहाँ एक सवाल चूंकि हरिमोहन जी, भारत डिप्लोमेसी के तौर पर बिल्कुल डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को डील कर रहा है, बहुत बारीकी से, हम इसे कहेंगे कि बहुत सूझबूझ से। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती जो हमने देखा पीओके में लॉन्च पैड बनना, पाकिस्तान की एंट्री, और पाकिस्तान के मुताबिक अगर यहाँ पर सेना प्रमुख बन जाता है, जो फैजुर रहमान की बात है, तो सुरक्षा के लिहाज से जो बॉर्डर है, ख़ासतौर पर जो पोरस बॉर्डर है, वो बॉर्डर बहुत हद तक
वो लॉन्च पैड बन सकता है जो पाकिस्तान चाहता है कि यहां से अब हम आतंकियों की घुसपैठ करवाएं, और उसमें बांग्लादेश की सेना मदद कर सकती है अगर सेना प्रमुख बदलते हैं तो। देखिए 5 नवंबर को जब से अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव, कुछ अब तकनीकी दिक्कत की वजह से आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन जरूर ये बात है कि बांग्लादेश में अगर तख्ता पलट होता है यकीनन उसका इम्पैक्ट तो भारत पर पड़ेगा ही, और भारत के लिए चिंता की बात है ही, और भारत उस स्थिति से निपटने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ, तैयार है भारत, हमारे फोर्सेस तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान की भी एक नापाक कोशिश लगातार हो रही है कि किसी तरह से हम 1971 का बदला लेने की बात है। 1971 में जिस तरह से पाकिस्तान की फजियत हुई, इंटरनेशनल फजियत हुई, 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण, इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर, और अब बांग्लादेश की इस नाजुक मौके का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के बाद बात हिंदुस्तान के एक पड़ोसी पाकिस्तान की, जो खंड खंड होने वाला है, और यहां समझिए कि इमरान खान ने शहबाज सरकार के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जेल में बंद इमरान खान अगर अपने इस प्लान में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान की बर्बादी पक्की है। वैसे शहबाज को टेंशन अफगानिस्तान और ईरान ने भी दे रखी है। कैसे, जानने के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की बर्बादी की स्क्रिप्ट रेडी है। अब इस मुल्क की तबाही तय है। इस देश के टुकड़े होने से अब कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो अपनी बर्बादी के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। इस देश के टुकड़े खुद इसके लोग करने में लगे हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान को अपने कुछ पुराने दोस्तों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के इन पुराने दोस्तों ने शहबाज के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, पाकिस्तान की सेना को टेंशन में डाल रखा है। कैसे, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए पाकिस्तान और उसके लोग कैसे अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान को कंगाल बनाने का इंतजाम कर लिया है। इमरान खान ने पाकिस्तान के बाहर रह रहे लोगों से एक अपील की। अगर लोगों ने इस अपील पर अमल किया तो यकीन मानिए पहले से बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी की मार झेल रही शहबाज सरकार की मुसीबत दोगुना हो सकती है। कंगाली की नौबत आ सकती है। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, जो वर्ल्ड बैंक, IMF के साथ ही चीन और अमेरिका से लगातार कर्ज मांग रहा है, लेकिन अभी तक मुकम्मल राहत नहीं मिल सकी है। इन सब के बीच इमरान खान ने विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों से देश में विदेशी मुद्रा न भेजने की अपील की है। इमरान खान ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, मैं एक बार फिर विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों से अपील करता हूं, वो विदेशी मुद्रा का बहिष्कार जारी रखें। इस सरकार को पैसा भेजना उन हाथों को मजबूत करना है जो आपकी गर्दन पर फंदा कस रहे हैं। इमरान की फॉरेन करेंसी भेजने का बहिष्कार करने की अपील ऐसे समय में आई जब उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सरकार के बीच चल रही बातचीत विफल हो गई। दूसरी तरफ कोर्ट ने उन्हें एक मामले में दोषी ठहराते हुए 14 साल जेल की सजा सुनाई है। इस समय पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज की ज़बरदस्त कमी है। इस कमी की वजह से पाकिस्तान में जो एडिबल ऑयल है, ऑयल और गैस है और खाद्यान्न है, इसकी कीमतें जो है बहुत बढ़ जाएंगी, इनकी शॉर्टेजेस हो जाएंगी। साथ ही साथ फर्टिलाइज़र भी अवेलेबल नहीं होगा, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन में भी असर होगा। पाकिस्तान की करेंसी गिर चुकी है, उसके सप्लाई चेन में ज़बरदस्त डिस्ट्रप्शन होगी, कंपनीज बंद हो जाएंगी क्योंकि कॉस्ट जो है बहुत ऊपर चली गई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ पाकिस्तानी करेंसी। वैसे शहबाज की परेशानी इतनी भर नहीं है। इमरान खान ने एक और ऐलान कर दिया है। ये ऐलान ब्लैक डे से जुड़ा है, जो इमरान खान की पार्टी 8 फरवरी को मनाने जा रही है। ऐसे में शहबाज सरकार किसी बड़े प्रदर्शन के खौफ में है। इमरान खान ने 8 फरवरी को देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। 8 फरवरी पिछले साल हुए विवादास्पद चुनाव की पहली वर्षगांठ है। इमरान की पार्टी ने चुनाव में व्यापक पैमाने पर धांधली होने का आरोप लगाया है। इमरान ने अपनी अपील में कहा है,
खैबर पख्तूनख्वा और उत्तरी पंजाब के लोग स्वाबी में विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हों, बाकी अपने अपने शहरों में प्रदर्शन करें। शहबाज को यह चुनौती तो देश के अंदर से मिल रही है, अब उस चुनौती के बारे में जान लीजिए जो उन्हें कभी अपने दोस्त रहे तालिबान से मिल रही है। एक तरफ टीटीपी की मदद के लिए तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा रखे हैं, दूसरी तरफ वो ईरान से करीबी बढ़ा रहा है। ईरान और तालिबान पुरानी दुश्मनी भुलाकर दोस्ती करने को तैयार हैं। इसके लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार काबुल की यात्रा की। इस दौरान तालिबान के वरिष्ठ नेताओं ने ईरानी विदेश मंत्री के साथ सीमा तनाव, उनके देश में अफगान शरणार्थियों के साथ व्यवहार और जल विवाद के मुद्दों पर चर्चा की। माना जा रहा है तालिबान को व्यापार के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल की मंजूरी भी मिल सकती है। इससे अफगानिस्तान की पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। अफगानिस्तान की और ईरान की जो आपसी दोस्ती है पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुसीबत की घड़ी और चिंता का विषय बन सकता है, लेकिन इसके बावजूद मेरे मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी जो है काफ़ी प्रोफेशनल आर्मी है और हो सकता है कि बातचीत के माध्यम से कुछ हद तक वो ईरान के साथ रिश्ते नाते जो है फॉर द टाइम बीइंग सही कर सके। लेकिन पाकिस्तान को बहुत गिव एंड टेक करना पड़ेगा और ज़्यादा गिव होगा कम टेक होगा। पाकिस्तान और ईरान के बीच सीमा पर मौजूद आतंकवादी समूहों को लेकर तनाव है। ईरान का दावा है ये आतंकी समूह पाकिस्तान में शरण लिए हैं और सीमा पार कर उनके देश में हमले कर रहे हैं। ईरान ने पिछले साल पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर आतंकी समूहों को निशाना भी बनाया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला कर दिया, आतंकवादियों के नाम पर आम नागरिकों को मार डाला था। ऐसे में ईरान अफगान की मुलाकात को पाकिस्तान के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वैसे खंड खंड पाकिस्तान के लिए यहां सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से ही बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में कहर बरपाया हुआ है और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, पीओके के लोग कह रहे हैं कि साहब हमें तो भारत के साथ जाना है। और इमरान खान ने अब अलग कह दिया कि यहाँ विदेशी करेंसी मत भेजो, शहबाज को पैसे मत दो। अब शहबाज शरीफ जो खुद एक बार अपने बयान से सुर्खियां बटोर चुके हैं कि साहब हम तो जहाँ जाते हैं ऐसा लगता है कि कोई कटोरा लेकर आ गया। अब कटोरा लेकर कोई आ गया, भीख मांगने के लिए आ गया, ये हमारी छवि बन चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान के सामने खंड खंड होने की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। समझने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार भी जुड़ेंगे जो बताएंगे मौजूदा स्थिति क्या है, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रायोजक हैं बनाए हर डिश को खास, लाइक मैजिक, MDH किचन किंग मसाला। यमुना के पानी पर गरमाई सियासत। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर लगाया दिल्ली को जहरीला पानी देने का आरोप। सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी आरोपों को बताया झूठा, कहा केजरीवाल आरोप लगाकर भाग जाते हैं। मीडिया पर फिर भड़के नेता विपक्ष राहुल गांधी, कहा ये लोग हिंदुस्तान को डराने में लगे, अडानी अंबानी की शादी दिखाएंगे लेकिन किसान, मजदूरों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर नहीं करेंगे बात। परिवार समेत प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने संगम में लगाई डुबकी। साधु संतों के साथ सीएम योगी भी रहे साथ। यूजीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। सीएम धामी ने वेब पोर्टल का किया उद्घाटन। आज से सभी लिंग, जाति, धर्मों के लिए एक समान कानून। तो पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में यकीनन स्थिति इतनी विस्फोटक बनती जा रही है कि खंड खंड होने वाला है पाकिस्तान। और हम ये कह रहे हैं तो उसके पीछे वजह भी है। वजह ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, एक वजह ये भी है। और इस बीच बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। दरअसल पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। पीएम मोदी और ट्रंप की फोन पर बात हुई है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार बातचीत।
दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई है। ये बड़ी खबर। दोनों नेताओं के बीच ट्रंप 1.0 के कार्यकाल के दौरान करीबी सबने देखी, दोस्ती सबने देखी और जो एक पर्सनल बॉन्डिंग है वो सबने देखी। कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अच्छा दोस्त बता चुके हैं और दोनों देशों के बीच नजदीकी रही है। और अब डोनाल्ड ट्रंप 2.0 के कार्यकाल में दोनों देशों के नेताओं के बीच पहली बार फोन पर बात हुई। और ये जरूर जो खंड पाकिस्तान की हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये खबर पाकिस्तान की और टेंशन बढ़ाएगी। ये खबर यकीनन पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। शहबाज शरीफ और खासतौर पर तब जबकि अमेरिका ने पहले ही वित्तीय मदद खत्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि साहब 1 रुपया 1 फुटी कौड़ी नहीं देंगे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, बंद करो सारी मदद। और अब इधर भारत और अमेरिका के दोनों नेताओं के बीच बातचीत, दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा।